be such that it should distribute data uniformly over array. तो इन हैशिंग we choose a hash function और वो हैश फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स, और गिवन इंडेक्स पे जाके हम अपने डेटा को सेव करते हैं, है ना। तो हैशिंग का पर्पस क्या है, तो सर्चिंग एफर्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए, टू रिड्यूस द सर्चिंग एफर्ट, टू गेट इट इन हम क्या यूज करते हैं, हैशिंग। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट हैशिंग। तो हैशिंग क्या था, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हैशिंग में हैश फंक्शन, तो हम जो हैश टेबल यूज कर रहे हैं, जो हैश फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, इट शुड रिटर्न द इंडेक्स फ्रॉम 0 to 9। तो सबसे पहला है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू चूज अ हैश फंक्शन, और हमारा हैश फंक्शन कैसा होना चाहिए। तो आवर हैश फंक्शन शुड बी सच दैट इट शुड डिस्ट्रीब्यूट डेटा यूनिफॉर्मली ओवर अरे, पूरी अरे पे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करें, डेटा एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो। जैसे अगर मेरा हैश टेबल का साइज 9 है और मैंने अगर mod 10 की जगह mod 6 टाइप का हैश फंक्शन यूज कर लिया, तो डेटा पूरी अरे पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू फ्रॉम 0 to 5, है ना। तो डेटा पूरी अरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, डेटा शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन प्लेस। तो एक गुड हैश फंक्शन की प्रॉपर्टी क्लियर, इट शुड डिस्ट्रीब्यूट डेटा ओवर अरे। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू चूज द हैश फंक्शन। The very first method is division method. डिवीजन मेथड में आप अपनी की को डिवाइड करते बाय सम पैरामीटर और यू गेट एन इंडेक्स। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये हैश फंक्शन आता है फ्रॉम डिवीजन मेथड, डिवाइड द की बाय सम नंबर एंड दिस डिवीजन रिटर्न सम इंडेक्स। ओके, तो की मॉड एन एक हैश फंक्शन हो गया यूजिंग डिवीजन मेथड। की स्क्वायर मॉड एन भी आप यूज कर सकते हैं, जो की इंसर्ट करनी उसका स्क्वायर लेके मॉड एन। तो जहां आप डिवाइड या रिमाइंडर ले रहे हैं, मतलब यू आर डिवाइडिंग, तो ये सारे हैश फंक्शन किस कैटेगरी के आएंगे, तो ये हैश फंक्शन डिवीजन मेथड्स की कैटेगरी के हैं। सेकेंड मेथड टू चूज द हैश फंक्शन इज फोल्डिंग मेथड। क्या है फोल्डिंग मेथड, व्हाट इज फोल्डिंग मेथड। तो फोल्डिंग मेथड क्या कहती है कि आप अपनी जो की वो इंसर्ट करना है उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, है ना। जैसे अगर मेरा जो हैश टेबल है 0 1 2, लास्ट इंडेक्स 99 100 साइज का है, और आई वांट टू इंसर्ट की 4298, ठीक है। फोल्डिंग मेथड क्या कहती है, अच्छा मैक्सिमम हमारा इंडेक्स जो है वो 2 डिजिट का होगा, तो इसको 2 डिजिट में डिवाइड कर दो। तो 42 एक डिजिट हो गई, 98 अनदर डिजिट, 2 डिजिट्स में डिवाइड कर दो। क्यों 2 में, क्योंकि हमारा इंडेक्स लास्ट है, मैक्सिमम इंडेक्स है 2 डिजिट का हो सकता है, तो मैंने इनको 2 डिजिट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या करो इनको, तो अब इनको ऐड कर दीजिए। तो 42 + 98, 2 में ही क्यों डिवाइड किया ये भी किया। तो अगर बड़ा नंबर होगा जैसे 429863, तो इसको भी ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इनको ऐड किया, 14 है ना, सम कितना आ रहा है 15, सॉरी सम कितना आ रहा है 14। तो 14 में हम 4 रखेंगे और जो कैरी आ रही है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो 4298 ये किस इंडेक्स पे जाके सेव होगा, तो इट विल सेव एट द इंडेक्स 40। तो ये कौन सी मेथड होगी, फोल्डिंग मेथड। अब मुझे बताएंगे अगर मेरा नंबर है 523612,
ये किस इंडेक्स पे जाके सेव होगा, ऑन विच इंडेक्स दिस नंबर विल बी सेव्ड अकॉर्डिंग टू फोल्डिंग मेथड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोल्डिंग मेथड ये किस इंडेक्स पे जाके सेव होगा, तो इट विल सेव्ड एट द इंडेक्स 0। तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 52 2 डिजिट, 2 ही डिजिट के, क्यों ये भी क्लियर ना, हमेशा 2 डिजिट नहीं होगा, इट डिपेंड्स। अगर आपका स्लॉट होते हैं हैश टेबल में 1000 स्लॉट होते हैं 0 से 999, तो आप 3 डिजिट्स में डिवाइड करते हैं। सम कितना आया 10 कैरी 1, फिर सम कितना आ रहा 5 + 3 8 9 9 10, तो सम 100, इसको डिस्कार्ड करोगे तो इट इज 0। तो दिस की विल बी सेव्ड एट द इंडेक्स 0। तो ये कौन सी मेथड हो गई, फोल्डिंग मेथड। नेक्स्ट आती मिड स्क्वायर मेथड। तो व्हाट इज मिड स्क्वायर मेथड? तो मिड स्क्वायर क्या कहता है कि सपोज आपको इंसर्ट करनी है कि 256 है ना, तो आप इसका स्क्वायर निकालो। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 256? 256 इज टू द पावर 8, टू द पावर 8 इंटू टू द पावर 8, स्क्वायर कितना होगा कि जो आपको इंसर्ट करनी, दैट इज आई। तो व्हाट इज आई स्क्वायर, टू द पावर 8 इंटू टू द पावर 8 इज टू द पावर 16 है ना। व्हाट इज टू द पावर 16? दैट इज 65,536। तो 65,536। मिड स्क्वायर मेथड क्या कहती है कि सिर्फ मिडिल के 2 डिजिट्स ले लो, रिमेनिंग डिजिट्स को आप काट दो। 2 ही डिजिट क्यों? क्योंकि हमारा इंडेक्स मैक्सिमम 2 डिजिट्स का होगा। तो मिड स्क्वायर मेथड कहती है कि आप मिडिल की 2 कीज आप ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, जब इन दोनों को डिजिट को डिलीट किया, फिर इन दोनों को डिलीट किया, तो यू आर गेटिंग 5। तो 5 को इंडेक्स 5 पे जाके आप स्टोर कर दीजिए, है ना। तो आप डिलीट करते रहेंगे टिल, या तो आपका 2 मैक्सिमम कितने डिजिट्स मिलने चाहिए मिडिल में, 2। कब तक डिलीट करना है? तो एटमोस्ट 2 डिजिट्स होनी चाहिए आपके मिडिल में, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि मिडिल हमारा मैक्सिमम इंडेक्स कितना हो सकता है 99। तो आप डिलीट करते जाएंगे टिल मिड कंटेन सिंगल डिजिट और 2 डिजिट्स। ओके, चलिए, तो ये कौन सी मेथड हो गई, मिड स्क्वायर मेथड। तो दिस आर द डिफरेंट मेथड्स टू चूज अ हैश फंक्शन। ओके, अब आपसे अगर से एग्जाम में पूछा गया कि विच हैश फंक्शन इज बेटर, मैं आपको 2 ही चॉइस दे रही हूँ, एक आई स्क्वायर mod n और एक आई क्यूब mod n। तो विच वन इज बेटर, आप इसमें से किसको चूज करेंगे, है ना। तो किसको चूज करेंगे, अगर जिनका मैथ्स अच्छा है वो अपने मैथ्स के नॉलेज से डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वी आर नॉट वेरी गुड एट मैथ्स, तो फिर हाउ विल डिसाइड कि हम किसको चूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक एग्जांपल ले लो mod 10, कि आपकी हैश टेबल की साइज 10 या कुछ भी ले लो, आप वो 5 भी ले सकते हो, वो छोटा ले लो, मैंने mod 10 ले लिया, है ना। अब आप क्या करो, फर्स्ट फंक्शन से कीज ले लो, कंटिन्यूस 10 कीज लो एक के बाद एक, और ये 10 है, मतलब आपकी हैश टेबल की साइज कितनी है 10। तो हम ये हैश टेबल फ्रीज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, it is according to I square mod 10। चलिए, तो अब मैं कंटिन्यूस 0 से लेके 9 तक ले रही हूँ। ओके, वेयर आई विल इंसर्ट 0 to 9 10 to 12, ऐसे 10 कंटिन्यूस डेटा ले लो।
तो 0 कहाँ स्टोर होगा? तो 0 स्क्वायर इज 0, 0 mod 10 इज 0, तो 0 यहाँ स्टोर हो गया. Where 1 will be stored? तो 1 square is 1, 1 mod 10 is 1. चलिए, at which index 2 will be saved? तो 2 square is 4, 4 mod 10 is 4. तो 2 will be saved at the index 2. 3 कहाँ सेव होगा? तो 3 square is 9, 9 mod 10 is 9. तो अभी तक तो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है ना. Where 4 will be stored? तो 4 square is 16, 16 mod 10 is 6. तो 4 यहाँ से हो गया. Where 5 will be stored? तो 5 square is 25, 25 mod 10 is 5. तो 5 5 इंडेक्स पे आ गया. 6 कहाँ होगा? तो 6 का स्क्वायर करेंगे. 6 स्क्वायर इज 36, 36 mod 10 is 6. तो 4 भी उसी इंडेक्स पे, 6 भी उसी इंडेक्स पे. अब कॉलिजन को कैसे हैंडल करना, दैट इज डिफरेंट इशू. लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कौन सा डेटा किस इंडेक्स पे आ रहा है. अब 7 कहाँ आएगा? तो 7 स्क्वायर इज 49, 49 mod 10 9. तो जहां 3 मैप हुआ वहीं 7 भी मैप हो रहा है. 8 कहाँ होगा? तो 8 स्क्वायर इज 64, 64 mod 10 is 4. तो जहां 2 मैप हुआ सेम प्लेस पे 8 भी मैप होगा. 9 कहाँ मैप होगा? तो 9 स्क्वायर इज 81, 81 mod 10 is 1, है ना. तो हमने क्या देखा कि कुछ इंडेक्स एम्प्टी है और कहीं पे कॉलिजन हो रहा है, कहीं पे 2 कीज आ रही है ना. तो ये आई स्क्वायर mod 10. अब आई क्यूब mod 10 इससे बेटर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इसके जैसा ही करती है, इसके जैसा ही कर रही है. तो हम दोनों को प्रेफर कर लेंगे, किसी को भी प्रेफर करेंगे. इससे बेटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो आई विल प्रेफर आई क्यूब mod 10. तो चलिए, चलिए आप मुझे बताते जाएंगे क्यूब क्या होगा. 0 से 9 सेम कीज हम इंसर्ट करें. तो 0 का क्यूब इज 0, 0 mod 10 is 0. Where 1 will be stored? तो 1 cube is 1, 1 mod 10 is 1. Where 2 will be stored? तो 2 cube is 8, 8 mod 10 is 8. 3 cube कितना होता है? तो 3 cube is 27, 27 mod 10 is 7. तो 3 8 इंडेक्स 7. चलिए बताइए 4 किस इंडेक्स पे आएगा? तो 4 क्यूब इज 64, 64 mod 10 is 4. तो 4 8 इंडेक्स 4. 5 किस इंडेक्स पे आएगा? तो व्हाट इज 5 क्यूब? तो 5 क्यूब इज 125, 125 का 10 से रिमाइंडर लेंगे तो इट इज 5. तो 5 एट इंडेक्स 5. व्हाट इज 6 क्यूब? तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 व्हाट इज 6 क्यूब? तो बताइए 6 किस इंडेक्स पे आएगा? तो 6 क्यूब इज 216, तो 6 एट इंडेक्स 6. 7 कहाँ आएगा? तो व्हाट इज 7 क्यूब? और 7 क्यूब का अगर हम 10 से रिमाइंडर लेंगे तो ये कितना आता है? 3. तो 7 विल बी स्टोर्ड एट द इंडेक्स 3. चलिए 8 बताइए कहाँ होगा? तो 7 क्यूब इज 343. तो ये 7 विल बी स्टोर्ड एट इंडेक्स 3. व्हाट इज 8 क्यूब? और यही दिख रहा है कि ज्यादा बेटर डिस्ट्रीब्यूशन किसका है. यहाँ अभी तक कोई कोलिजन ही नहीं हुआ. व्हाट इज 8 क्यूब? तो 8 स्क्वायर इज 64, तो 2 to the power 6,
इंटू 2 to the power 3 इज 512 है ना, यही होता है। तो 8 क्यूब इज 512, 512 इज इंडेक्स 12, इंडेक्स 2 नॉट 12। तो आपको दिख रहा है। और 9 कहाँ आएगा, तो व्हाट इज 9 क्यूब, तो 9 क्यूब क्या होगा, 9 स्क्वायर इंटू 9, 9 स्क्वायर इज 81, व्हाट इज 81 इंटू 9। तो आपको पूरे 81 इंटू 9 से कोई मतलब नहीं, आपको तो लास्ट डिजिट से मतलब है। 9 इंटू 1 इज 9 और 9 इंटू 8 इज 72, दैट इज 729। तो आपको वैसे 72 से कोई मतलब नहीं था, लास्ट डिजिट थी 9। तो आपको कौन ज्यादा बेटर डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो इट इज आई क्यूब mod 10। तो इन दोनों में से मैं किसको प्रेफर करूंगी, तो यू विल प्रेफर डेफिनेटली आई क्यूब mod 10, है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, और जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखा है, नंबर थ्योरीज काफी गेट के सिलेबस में नहीं है ऑल्दो, लेकिन अगर आपने कभी अपने 12th में या कहीं कॉलेज में पढ़ रखी है, तो क्यूब जो होता है नंबर का क्यूब, हर नंबर लास्ट डिजिट 1 भी 2 भी 3 भी सभी डिजिट है, लास्ट डिजिट पॉसिबल है। लेकिन जब नंबर का स्क्वायर्स फाइंड करते हैं तो सम डिजिट्स आर नॉट पॉसिबल एज लास्ट डिजिट, है ना। तो इसलिए स्क्वायर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा प्रॉपर नहीं होगा एज दैट ऑफ क्यूब। ओके, तो सबसे पहला पॉसिबल क्वेश्चन यही हो सकता है आपके लिए कि आपको मल्टीपल हैश फंक्शंस आर गिवन टू यू, तो विच हैश फंक्शन यू विल प्रेफर। ओके, चलिए सेकंड जो पॉसिबिलिटी, अच्छा हाँ, तो चलिए तो हमने डिस्कस किया अबाउट कि हाउ टू चूज हैश फंक्शन। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू चूज द हैश फंक्शन, मेथड ऑफ डिवीजन, मिड स्क्वायर मेथड, और क्या देखा था हमने, फोल्डिंग मेथड। तो कैसा चूज करना है, तो डेटा को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें। अब उसके बाद हम डिस्कस करें कि इफ देयर इज कॉलिजन, तो हाउ टू हैंडल कॉलिजन। तो कॉलिजन को हैंडल करने के लिए हम दो टेक्निक डिस्कस करेंगे, इट इज ओपन एड्रेसिंग एंड चेनिंग। टू हैंडल कॉलिजन देयर आर टू टेक। कॉलिजन किसको कहते हैं, तो सभी को याद है ना। तो कॉलिजन किसको कहते हैं, इफ फॉर टू डिफरेंट कीज योर हैश फंक्शन प्रोड्यूसेस द सेम इंडेक्स। जैसे अगर हमारा हैश फंक्शन है की mod 10 और 42 के लिए क्या इंडेक्स जनरेट करेगा ये, तो इट इज 2। तो 202 के लिए भी क्या इंडेक्स आएगा, 2। तो 42 तो इंडेक्स 2 पे सेव हो जाएगा, लेकिन वी कैन नॉट सेव 202 एट इंडेक्स 2। तो इट इज कॉलिजन। और हाउ टू हैंडल कॉलिजन, तो कॉलिजन को हैंडल करने की दो टेक्निक है, ओपन एड्रेसिंग एंड चेनिंग। ओपन एड्रेसिंग के मैं तीन टेक्निक यहाँ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वन इज लीनियर प्रॉबिंग, सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक रीहैशिंग, और थर्ड वन इज डबल हैशिंग। थर्ड वन कौन सी है, तो इट इज डबल हैशिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लीनियर प्रॉबिंग। थर्ड कौन सी है, डबल हैशिंग। ओके, तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर प्रॉबिंग। तो व्हाट इज लीनियर प्रॉबिंग, तो लीनियर प्रॉबिंग में हम सपोज मेरी हैश टेबल की साइज 10 है, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना सपोज। और डेफिनेटली अगर 9 स्लॉट्स है तो मुझे ऐसा हैश फंक्शन चूज करना है जो 0 से 9 तक को इंडेक्स रिटर्न करे। तो मेरा ओरिजिनल हैश फंक्शन था सपोज की mod 10। ठीक, चलिए अब सबसे पहले मुझे बताएंगे अगर 46 आया तो 46 किस इंडेक्स पे जाके सेव होगा। तो 46 को 10 से रिमाइंडर लेंगे तो इट इज 6। तो 46 mod 10 is 6, तो 46 will be at index 6। ठीक है, चलिए
56 आया, तो वेयर आई विल स्टोर 56, तो 56 mod 10 is 6 बट इंडेक्स 6 पे स्पेस है। तो लीनियर प्रॉबिंग क्या कहती है कि फ्री स्पेस को लीनियरली सर्च करो, मतलब अगर आपका इंडेक्स 46 आ रहा है तो अगर 6 फ्री नहीं है तो यू शुड सर्च एट द इंडेक्स 7। तो 56 को कहाँ सर्च सेव करेंगे, इंडेक्स 7 पे। तो 46 एट द इंडेक्स 6, 56 एट इंडेक्स 7। अब सपोज 86 आ गया, तो 86 का इंडेक्स अगेन 6 आया, इंडेक्स 6 पे 46 है, तो इंडेक्स 7 पे गए, वहां 56 है, तो अब आप कहाँ जाओगे, इंडेक्स 8 पे। तो वेयर 86 विल बी सेव्ड एट इंडेक्स 8। और ये हमारी हैशिंग की फेल्यूर है कि सारी कीज एक ही फंक्शन पे मैप हो रही है। इट इज द फेल्यूर ऑफ हैशिंग, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ठीक है हम वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं। अब 96 आया, तो वेयर आई विल स्टोर 96, तो 96 को फिर 10 से रिमाइंडर लिया तो 86, तो इंडेक्स 6 एम्प्टी नहीं है, 7 एम्प्टी नहीं है, 8 एम्प्टी नहीं है, तो 96 यहाँ आ गया, है ना। चलिए, अच्छा, जितने एफर्ट्स हमको सेव करने में लग रहे हैं उतने ही एफर्ट्स हमको सर्च करने में भी लगेंगे, ये याद रखना है ना आपको। तो अगर सभी का इंडेक्स, चलिए ठीक है, अब पहले तो हम देखते हैं। अब आया 106, कहाँ जाएगा 106, तो 106 mod 10 is 6, 6 एम्प्टी नहीं है, 7 एम्प्टी नहीं है, 8 एम्प्टी नहीं, 9, तो वापस से कहाँ से मैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्रॉम बिगनिंग। तो ये टेक्निक क्या कहलाई हमारी, तो इट इज लीनियर प्रॉबिंग। तो व्हाट इज लीनियर प्रॉबिंग, क्लियर टू एवरीवन। हम सर्च फ्री स्पेस सर्च कर रहे हैं टिल द फ्री स्पेस इज अवेलेबल, ठीक है। तो बेसिकली कैसे कर रहे हैं हम, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है लीनियर प्रॉबिंग का। क्या है लीनियर प्रॉबिंग, तो सपोज सबसे पहले तो हमारा हैश फंक्शन क्या इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर ये इंडेक्स फ्री नहीं है तब हम क्या करते हैं, हमारी हैश टेबल में कितने स्लॉट्स है, 10, तो ये हमारा लूप 9 टाइम्स चलेगा। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 9 प्लस प्लस i। इफ इंडेक्स प्लस i mod 10 is free, तो लूप टर्मिनेट हो जाए। जैसे फिर से मैं देखती हूँ, फिर से हम देखते हैं हमारा ओरिजिनल इंडेक्स कितना आया था। सबसे पहले हमने 46 इंसर्ट किया, तो 46 का तो इंडेक्स 6 आया, तो 46 पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब 86 आया, नेक्स्ट की इज 86 को 10 से रिमाइंडर लिया, कितना इंडेक्स आया, 6। अभी इंडेक्स 6 पे तो डेटा है, तब आप लीनियर प्रॉबिंग अप्लाई करो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर प्रॉबिंग। i1 हुआ, इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 6, i1 हुआ 6 प्लस 1 7, 7 mod 10 is 7, क्या फ्री है, यस फ्री है, तो 86 कहाँ से हो गया, एट द इंडेक्स 7। अब सपोज नेक्स्ट की है हमारी 96 की है हमारी, तो 96 के लिए भी इंडेक्स कितना है, 6, इंडेक्स ही फ्री नहीं है, तो ये लीनियर प्रॉबिंग का फॉर्मूला है। i1 हुआ 6 प्लस 1 7, 7 mod 10 is 7, 7 फ्री है क्या, नहीं है, तो i2 होगा 6 प्लस 2 8, 8 mod 10 is 8, इंडेक्स 8 फ्री है, यस, तो 96 एट इंडेक्स 8। 16 कहाँ आएगा, तो 16 का भी इंडेक्स कितना आया, 6, इंडेक्स 6 फ्री नहीं, लीनियर प्रॉबिंग अप्लाई की। i1 हुआ तो 6 प्लस 1 7, इंडेक्स 7 फ्री नहीं है, नो। i2 हुआ, इंडेक्स 2 फ्री है, इंडेक्स कितना 6, 6 प्लस 2 8, 8 फ्री नहीं है। फिर i3 हुआ तो 6 प्लस 3 9, 9 mod 10 is 9, इंडेक्स 9 फ्री है, तो 16 इंडेक्स 9 पे आ गया। अब मुझे बताओ नेक्स्ट डेटा आ रहा है मेरा 106, क्या वो इंडेक्स 0 पे जा रहा है, इस 106 विल बी सेव्ड एट इंडेक्स 0 और नॉट, 106 इंडेक्स 0 पे आएगा या नहीं आएगा, तो 106 का भी इंडेक्स 6 आया, 6 फ्री नहीं है,
तो 6 + 1 7 चेक हुआ, वो भी फ्री नहीं है। फिर I2 हुआ तो 6 + 2 8 भी फ्री नहीं है। फिर I3 हुआ तो 6 + 3 9 भी फ्री नहीं है। I4 हुआ 6 + 4 10 10 mod 10 0। तो कौन सा इंडेक्स चेंज हो गया? 0, है ना। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? लीनियर। कैसे कर रहे हैं हम? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है लीनियर प्रोबिंग का। क्या है लीनियर प्रोबिंग? तो सपोज सबसे पहले तो हमारा हैश फंक्शन क्या इंडेक्स रिटर्न कर रहा है? ठीक है, अगर ये इंडेक्स फ्री नहीं है तब हम क्या करते हैं? हमारी हैश टेबल में कितने स्लॉट्स है? 10। तो ये हमारा लूप 9 टाइम्स चलेगा। I = 1, I <= 9 ++ I। If index plus I mod 10 is free, तो लूप टर्मिनेट हो जाए। जैसे फिर से मैं देखती हूँ, फिर से हम लेते हैं। हमारा ओरिजिनल इंडेक्स कितना आया था? सबसे पहले हमने 46 इंसर्ट किया तो 46 का तो इंडेक्स 6 आया, तो 46 पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब 86 आया, नेक्स्ट की इज 86। 86 को 10 से रिमाइंडर लिया, कितना इंडेक्स आया? 6। अभी इंडेक्स 6 पे तो डेटा है, तब आप लीनियर प्रोबिंग अप्लाई करो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर प्रोबिंग। I1 हुआ, इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 6। I1 हुआ 6 + 1 7, 7 mod 10 is 7। क्या फ्री है? यस फ्री है। तो 86 कहां से हो गया? एट द इंडेक्स 7। अब सपोज नेक्स्ट की है हमारी 96 की है हमारी, तो 96 के लिए भी इंडेक्स कितना है? 6। इंडेक्स से फ्री नहीं है तो ये लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला है। I1 हुआ 6 + 1 7, 7 mod 10 is 7। 7 फ्री है क्या? नहीं है। तो I2 होगा 6 + 2 8, 8 mod 10 is 8। इंडेक्स 8 फ्री है, यस। तो 96 एट इंडेक्स 8। 16 कहाँ आएगा? तो 16 का भी इंडेक्स कितना आया? 6। इंडेक्स 6 फ्री नहीं, लीनियर प्रोबिंग अप्लाई की। I1 हुआ तो 6 + 1 7, इंडेक्स 7 फ्री नहीं है, नो। I2 हुआ इंडेक्स 2 फ्री, इंडेक्स कितना? 6, 6 + 2 8, 8 फ्री नहीं है। फिर I3 हुआ तो 6 + 3 9, 9 mod 10 is 9, इंडेक्स 9 फ्री है, तो 16 इंडेक्स 9 पे आ गया। अब मुझे बताओ नेक्स्ट डेटा आ रहा है मेरा 106, क्या वो इंडेक्स 0 पे जा रहा है? इस 106 विल बी सेव्ड एट इंडेक्स 0 और नॉट? 106 इंडेक्स 0 पे आएगा या नहीं आएगा? तो 106 का भी इंडेक्स 6 आया, 6 फ्री नहीं है। तो 6 + 1 7 चेक हुआ, वो भी फ्री नहीं है। फिर I2 हुआ तो 6 + 2 8 भी फ्री नहीं है। फिर I3 हुआ तो 6 + 3 9 भी फ्री नहीं है। I4 हुआ 6 + 4 10, 10 mod 10 0। तो कौन सा इंडेक्स चेंज हो गया? 0, है ना। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है लीनियर प्रोबिंग का, कि जो हमारा इंडेक्स आया वहां से सर्च करो टिल कोई फ्री स्पेस नहीं मिल जाए, है ना। चलिए, तो ये हमारी कौन सी टेक्निक हो गई? लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग का ड्रॉबैक क्या है? तो लीनियर प्रोबिंग का ड्रॉबैक ये है, ये डेटा का क्लस्टर क्रिएट हो गया है ना। अगर हमने बहुत इम्प्रॉपर हैश फंक्शन चूज किया है तो हमारा डेटा यहाँ पे इंडेक्स 6 के अराउंड कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो इट इज नोन एज प्राइमरी क्लस्टरिंग। अगर आपका हैश फंक्शन प्रॉपर नहीं है, फॉर एवरी की अवर हैश फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स 6, है ना। फॉर एवरी की अवर मधुर का अमन का कहना है कि क्या आई से 0 स्टार्ट होगा, तो ये लीनियर प्रोबिंग का ये कोड है। ओरिजिनल कोड तो इंडेक्स को चेक करेगा, अगर ये इंडेक्स फ्री नहीं है तब लीनियर प्रोबिंग अप्लाई करना। तो लीनियर प्रोबिंग 6 के लिए नहीं है, वो 7 के लिए है। तो लीनियर प्रोबिंग का कोड 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होगा, ओके। क्योंकि ओरिजिनल इंडेक्स 6 आ रहा है, वो लीनियर प्रोबिंग नहीं है, वो तो आपने हैश फंक्शन अप्लाई किया है। तो यूनिट स्टार्ट कोड स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 नॉट फ्रॉम इंडेक्स 0, ओके। लीनियर प्रोबिंग ये हो रही है कि जो ओरिजिनल इंडेक्स आया अगर वो फ्री था तो आपको लीनियर प्रोबिंग की जरूरत ही नहीं थी।
ओके चलिए, हाँ तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ लीनियर प्रोबिंग। तो लीनियर प्रोबिंग रिजल्ट्स इन प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो व्हाट इज प्राइमरी क्लस्टरिंग? हमने हमेशा पढ़ा है कि हैशिंग शुड डिस्ट्रीब्यूट डेटा यूनिफॉर्मली अक्रॉस द अरे। आवर हैश फंक्शन शुड डिस्ट्रीब्यूट डेटा यूनिफॉर्मली ओवर अरे। लेकिन ये क्या हो रहा है, अगर हमारा हैश फंक्शन हमेशा इंडेक्स 0 रिटर्न 6 रिटर्न कर रहा है तो इंडेक्स 6 के अराउंड डेटा कॉन्सेंट्रेट हो गया, और यही चीज क्या कहलाएगी, प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो लीनियर प्रोबिंग से हमेशा प्राइमरी क्लस्टरिंग होगी जरूरी नहीं है, इट मे रिजल्ट इन प्राइमरी क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग होगी तो प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे हैश फंक्शन हमेशा हैशिंग में डेटा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होगा तो देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अब ये सब तो 6 इंडेक्स वाले यहाँ से हुए, 47 आया तो कहाँ से होगा, तो 47 का ओरिजिनल इंडेक्स 7 आया, फ्री नहीं है। फिर हम 8 पे चेक करेंगे वो भी फ्री नहीं, फिर 9 पे चेक करेंगे वो भी फ्री नहीं, फिर 0 पे चेक किया वो भी फ्री नहीं, तो 47 कहाँ जाके से होगा, एक इंडेक्स पर। तो अगर डेटा एक प्लेस पे कॉन्सेंट्रेट हो गया तो उसके आसपास वाले इंडेक्स के सारे डेटा डिस्टर्ब रहेंगे, और फिर आपको हैशिंग का वो एडवांटेज मिलेगा ही नहीं कि आपको सर्च नहीं करना पड़ रहा है, समझ नहीं रहा है। आपसे पूछा 47 है या नहीं, तो इंडेक्स 7 पे 47 नहीं मिला तो इंडेक्स 8 पे चेक करेंगे, 8 पे भी नहीं मिला तो 9 पे करेंगे, 9 पे नहीं मिला तो 0। तो इट इज लाइक लीनियर सर्च, और अगर लीनियर सर्च हो गई तो आपको हैशिंग यूज करने का कोई मतलब ही नहीं, हम सीधे लीनियर सर्च कर लेते, इतने एफर्ट्स भी क्यों करें, है ना। तो इसलिए लीनियर प्रोबिंग का एक ही ड्रॉबैक है, बट इट इज सिंपलेस्ट रीहैशिंग टेक्निक। ओपन एड्रेसिंग को रीहैशिंग भी कहते हैं ना, तो इट इज सिंपलेस्ट रीहैशिंग टेक्निक बट इट मे रिजल्ट इन प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो क्लियर है व्हाट इज लीनियर प्रोबिंग? ओके तो एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, इट इज फ्रॉम गेट 2004, है ना। इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं गेट में, इट इज क्वाइट सिंपल। So given the following input and the hash function x mod 10, which of the following statements is are true? तो फर्स्ट है mod 10 है तो बहुत सिंपल है, आपको लास्ट डिजिट एज रिमाइंडर मिलेगी। तो फर्स्ट कहता है 967919894199 हैश टू सेम वैल्यू, तो ये सब किसको मैप करेंगे, दे ऑल मैप टू इंडेक्स 9, क्योंकि mod 10 है तो आपको काफी सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है ना। तो फर्स्ट इज ट्रू। फिर 4171 तो लास्ट डिजिट 1, ये इंडेक्स 1 पे मैप करेगा। 6171 भी 1 पे ही मैप करेगा। 10 से रिमाइंडर लेते तो लास्ट डिजिट एज अ रिमाइंडर होती है, तो ये भी ट्रू है। थर्ड कहता ऑल एलिमेंट हैज टू सेम वैल्यू, तो दिख ही रहा है कि कुछ 9 पे हो रहे कुछ 1 पे हो रहे, तो सभी सेम वैल्यू पे हैश हो रहे, ये गलती हो गया। और फोर्थ ईच एलिमेंट हैज टू डिफरेंट वैल्यू, ये भी गलत है। तो ओनली करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि आपको एक हैश टेबल गिवन है और आपका फंक्शन है k mod 10 और लीनियर प्रोबिंग है। तो आपसे पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस गिव ए पॉसिबल ऑर्डर इन विच द की कुड हैव बीन इंसर्टेड इन द टेबल। किस ऑर्डर में हम कीज को इंसर्ट करेंगे कि यही की यही हैश टेबल हमें मिले। चलिए
तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राई करते हैं 46 mod 10, तो 46 एट इंडेक्स 6, ठीक है। 42 mod 10 तो 2, तो 42 इंडेक्स 2 पे आ रहा है। 34 mod 10 4, तो 34 एट इंडेक्स 4। 52 mod 10 is 2, तो 52 इंडेक्स 2 पे आएगा, इंडेक्स 2 फ्री नहीं है तो 52 इंडेक्स 3 पे आ गया, जबकि इंडेक्स 3 पे चाहिए कितना था 23, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन 34, तो 34 mod 10 is 4, तो 34 एट इंडेक्स 4। फिर 42, तो 42 mod 10 is 2, इंडेक्स 2 is free, तो 42 इंडेक्स 2 पे आ गया। 23 mod 10 is 3, इंडेक्स 3 भी फ्री है, तो यहाँ आ गया 23। फिर 52 mod 10 is 2, इंडेक्स 2 आया 52 का, इंडेक्स 2 फ्री नहीं है 42 है, तो इंडेक्स 3 पे जाएंगे, वो भी फ्री नहीं है, तो इंडेक्स 4 भी फ्री है, तो 5, तो 52 इंडेक्स 5 पे आ गया। अभी तक तो सही चल रहा है। अब 33 का इंडेक्स 3 आएगा, 3 फ्री नहीं है तो 4 पे जाएंगे, 4 फ्री नहीं तो 5 पे जाएंगे, 5 फ्री नहीं तो 6 पे जाएंगे, तो 33 इंडेक्स 6 पे आ रहा है, जबकि इंडेक्स 6 पे चाहिए क्या था 46, तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले 46 को 10 से रिमाइंडर लिया तो कितना बचेगा 6, तो 46 है इंडेक्स 6। फिर 34 को 10 से रिमाइंडर लिया तो रिमाइंडर इज 4, तो 34 एट इंडेक्स 4। फिर क्या 42 mod 10 is 2, तो 42 एट इंडेक्स 2। 23 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3, तो 23 एट इंडेक्स 3। इसके बाद 52 को 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, तो इंडेक्स 2 फ्री नहीं है तो 3 पे गए, 3 फ्री नहीं तो 4 पे गए, 4 फ्री नहीं तो 5 पे गए, तो इट इज 52। अब 33 कहाँ आएगा, तो 33 का इंडेक्स 3 आएगा, 3 फ्री नहीं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6 नहीं तो 7, तो ये ऑप्शन आपको 43 नहीं 33, तो ये कौन से ऑप्शन से मैच हो गया, इट इज सी में ये और ये एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो इट इज सी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसिडर ए हैशिंग फंक्शन that distribute key uniformly. The hash table size is 20. After hashing how many keys, the probability that any new key hashed collides with the existing key exceeds 0.5. कितनी की को इंसर्ट करने के बाद एग्जिस्टिंग की किसी नई की से कोलाइड करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा होगी। ओके, तो कितनी की को इंसर्ट करने के बाद करेंगे, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट की को जब इंसर्ट करेंगे तो फर्स्ट की के कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी तो ही नहीं, क्योंकि सारे ही स्लॉट एम्प्टी, कितने स्लॉट्स है 20, 0 1 2 3 4 5 ऐसे लॉस्ट स्लॉट किया 19, तो ऐसे टोटल 20 स्लॉट्स है ना। चलिए, सबसे पहले मैंने फर्स्ट की को इंसर्ट किया, तो फर्स्ट की के इंसर्शन से पहले तो कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी 0। सपोज फर्स्ट की इंसर्ट हो गई एट इंडेक्स 0, 10 थी मेरी फर्स्ट की, तो उसका जो भी रिमाइंडर आया उसको इंडेक्स 0 पे मैंने सेव कर दिया। अब सेकंड की के कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हम सेकंड की इंसर्ट कर रहे हैं तो कोलाइड कब होगी, तो सेकंड की के लिए क्या क्या फेवरेट कितने केसेस हो सकते हैं 20, सेकंड की का इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 अप टू 19 कुछ भी आए, तो सेकंड की 20 डिफरेंट स्लॉट्स में कहीं भी मैप हो सकती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, तो टोटल कितने केस हो गए फॉर सेकंड की 20, 0 से 19, और कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल कब है, कब कोलाइड होगी, तो जब इंडेक्स 0 पे मैप होगी तो ही कॉलिजन होगा। तो सेकंड फर्स्ट की के इंसर्शन के बाद कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी 1/20,
व्हाट इज 1/20? 0.5 से कम है या ज्यादा है? आपसे पूछा गया है कि कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी 0.5 से, तो व्हाट इज 1/20? तो इट इज 0.05 है ना। तो ये अभी तो 0.5 से लेस है। तो आफ्टर इंसर्शन ऑफ फर्स्ट की कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.05। अब सेकंड की हमने इंसर्ट की, कॉलिजन हुआ या नहीं हुआ वो अगली स्लॉट में जाएगी ना। चलिए, हमने लीनियर प्रोबिंग ऐसी कोई टेक्निक यूज की होगी। तो सेकंड की के इंसर्शन के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन? तो जब हम थर्ड की इंसर्ट करेंगे तो टोटल केसेस 30 और फेवरेबल कितने हैं? तो फेवरेबल कितने कॉलिजन होने के लिए? 20 टोटल स्लॉट से हमारे 20, और इन 20 में से इन दोनों में से कुछ भी होगा तो कॉलिजन होगा। तो 2 की के इंसर्शन के बाद कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी 2/20। 2/20 इज 1/10, 1/10 इज 0.1। 3 कीज के इंसर्शन के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन? 3/20। व्हाट इज 3/20? It is point. It is 0.15 है ना। फोर्थ की के इंसर्शन के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन? 4/20। इट इज 1/5 इज 0.2 है ना। तो ऐसे ही जब मैं फिफ्थ की इंसर्ट कर दूंगी तो जब 5 की इंसर्ट हो चुकी है तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी 5/20। तो 10 की के इंसर्शन के बाद, सिंपल सी बात है, 10 की के इंसर्शन के बाद कोलिजन की प्रोबेबिलिटी 10/20 0.5। तो आफ्टर इंसर्टिंग 10 कीज कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कैन एक्सीड मोर देन 5। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन? 10/20। किसी को डाउट तो नहीं? फर्स्ट की के बाद 1/20, सेकंड की के बाद कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी 2/20, थर्ड की के बाद 3/20, तो 10th की के बाद इट इज 10/20। 10/20 इज 1/2, 1/2 इज 0.5। तो 10th, वैसे ये गेट का ही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अभी भी इनकरेक्ट है क्योंकि 10th की के बाद 0.5 हुई है, 0.5 को एक्सीड नहीं किए। तो वैसे करेक्ट आंसर 11 होना चाहिए क्योंकि 10th की के इंसर्शन के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन exceeds 0.5 का, is it exactly 0.5 है ना। तो इसलिए ये ऑप्शंस गेट में ही आए थे, मैंने कोई चेंज नहीं किए। बट यस, उस टाइम कोई चैलेंज वाला ऑप्शन नहीं होता था, अदरवाइज समवन कैन चैलेंज इट, है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर 11 होना चाहिए। बट ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था तब कोई बात नहीं, मार्क्स टू ऑल कह सकते हो आप, है ना। चलिए, तो लीनियर प्रोबिंग सभी को क्लियर। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? डिफरेंट मेथड्स ऑफ हैंडलिंग कॉलिजन। तो कॉलिजन को हैंडल करने की पहली टेक्निक हमने देखी लीनियर प्रोबिंग। सेकंड टेक्निक टू हैंडल द कॉलिजन इज क्वाड्रेटिक रीहेशिंग, या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी बोलते हैं, या क्वाड्रेटिक रीहेशिंग। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक रीहेशिंग? तो क्वाड्रेटिक रीहेशिंग में आप स्क्वायर्स में ऐड करते हैं। जैसे योर लीनियर प्रोबिंग में क्या था, इंडेक्स जो आ रहा था उसमें आप आई ऐड कर रहे थे, जो एक्चुअल इंडेक्स आ रहा था उसमें आई ऐड कर रहे थे और उसका 10 से रिमाइंडर ले रहे थे, है ना। क्वाड्रेटिक रीहेशिंग में इन प्लेस ऑफ एडिंग आई हम आई का स्क्वायर्स ऐड करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? तो इससे डेटा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट, जो प्राइमरी क्लस्टरिंग हो रही थी वो यहां नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? सपोज हमारा इंडेक्स वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 46 तो इंडेक्स 6 पे से हो जाएगा।
अब 56 किस इंडेक्स पे सेव होगा? तो 56 के लिए इंडेक्स 6 है, इंडेक्स 6 फ्री नहीं है, तो हम आप लीनियर क्वाड्रेटिक रिएशन अप्लाई करेंगे। तो कौन सा इंडेक्स आएगा 56 के लिए? तो एक्चुअल इंडेक्स 56 का कितना था? 6। वो फ्री नहीं था तब हमने अप्लाई किया, तो 6 प्लस 1 का स्क्वायर इज 7, 7 mod 10 is 7, तो 56 यहाँ से हो गया 50। अब 66 आया, तो किस इंडेक्स पे जाएगा 66? तो 66 के लिए इंडेक्स आया 6, है ना। 6 तो फ्री नहीं है, तो I1 हुआ, क्वाड्रेटिक रिएशन अप्लाई किया, I1 हुआ, 6 में 1 का स्क्वायर ऐड किया, तो 6 + 1 7, 7 mod 10 is 7, इंडेक्स 7 भी फ्री नहीं है। फर्दर कंटिन्यू किया, I2 हुआ, 6 में 2 का स्क्वायर ऐड किया, तो 6 + 2 स्क्वायर इज 4, 6 + 4 10, 10 mod 10 0। तो अब कहाँ से होगा 66 एट इंडेक्स 0, है ना। तो क्वाड्रेटिक रिएशन में हम स्क्वायर्स में करते हैं, और देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर क्वाड्रेटिक रिएशन। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होगा जरूरी नहीं है, जो हमारे बुक कोरमेन में जो दिया। बेसिकली मैंने आपसे ये भी कहा था, पहले भी कहा था कि ये डेटा स्ट्रक्चर, और अभी तो हम इसको डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करें, डीबीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस ही नहीं किया इसको, तो वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगी, बट डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो कोरमेन में जो फॉर्मूला दिया है फॉर क्वाड्रेटिक रिएशन वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपका इंडेक्स आई आता है ना, या इसको इंडेक्स आई की जगह जो हैश फंक्शन की रिटर्न करता है, इसको एच के कहा है, हमारा हैश फंक्शन है की mod n या mod 10 जो भी, तो नई जो वैल्यू आएगी चीज एच डैश की एच के इज, अगर आपकी की के है तो के किस इंडेक्स पे मैप हो रही, इट इज एच के, है ना। एच के तो ऑलरेडी इंडेक्स एच के ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तब आपको क्वाड्रेटिक रिएशन हो, तो न्यू इंडेक्स एच डैश के कितना होगा, तो इट इज एच के प्लस सी आई प्लस C1i प्लस C2i स्क्वायर, है ना। और आपके इसमें कितने स्लॉट्स हैं, n, इनमें से जो भी स्लॉट आपको फ्री मिल जाएगा उस स्लॉट पे हम चेक करेंगे, है ना। तो एच के उस ओरिजिनल इंडेक्स अगर वो फ्री नहीं है तो C1 C2 क्या है, दे आर द कॉन्स्टेंट्स, तो C1i प्लस C2i स्क्वायर। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको C1 C2 की वैल्यू गिवन होगी, है ना। आए तो आपका वही, सबसे पहले आई को 1 रखेंगे, वो इंडेक्स पे जाके देखेंगे अगर फ्री है। तो मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, अगर C1 C2 दोनों को मैं 1 लेती हूँ, 46 तो इंडेक्स 6 पे आके सेव हो गया, वेयर 47 नहीं, वेयर 56 विल बी सेव्ड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। 46 इंडेक्स 6 पे आ गया, तो 56 कहाँ सेव होगा, तो 56 mod 6 मतलब mod 10 ही लेना है आपको, तो mod 10 ऑब्वियसली वो तो जरूरी है, तो यहाँ mod n की जगह mod 10 ले लिया ना। तो वेयर 56 विल बी स्टोर्ड, अगर C1 एंड C2 आर 1 तो 56 कहाँ स्टोर्ड होगा, तो एच के कितना आया 6 प्लस आई इज 1 प्लस आई स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो 6 + 1 7 + 1 8 एट mod 10 इज 8, तो 56 एट इंडेक्स 10 8। अच्छा बस एक लास्ट और बता दो, 66 कौन से इंडेक्स पे जाएगा, 66 कौन से इंडेक्स पे होगा, विच इंडेक्स 66 विल बी प्रेजेंट, है ना। कुछ भी हो सकता है, बस क्वाड्रेटिक रिएशन क्यों कहा, क्योंकि स्क्वायर्स में कोई पैरामीटर वेरी हो रहा है, और दिस इज एग्जैक्ट फॉर्मूला गिवन फॉर क्वाड्रेटिक रिएशन इन कोर में। तो वेयर 66 विल बी मैप, तो 66 का फर्स्ट इंडेक्स तो आएगा 6,
तो वहां तो 46 है। अब i इक्वल टू 1 के लिए ट्राई भी मत करो, i इक्वल टू 1 के लिए 8 आ रहा था तो वो भी आपको है, तो i इक्वल टू 2 के लिए आपको ट्राई करना है, तो i को 2 रख दो। तो h के मतलब ओरिजिनल इंडेक्स 6 प्लस i इज 2 प्लस i का स्क्वायर इज 4, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 12 मॉड 10 इज 2, तो कहाँ पे जाएगा 66 एट इंडेक्स 2, है ना। तो ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक रीहैशिंग। ओके चलिए, अब क्वाड्रेटिक रीहैशिंग में कोई प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं हो रही, आपको दिख रहा है डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन प्राइमरी क्वाड्रेटिक रीहैशिंग का ड्रॉबैक क्या है कि ये सारे इंडेक्स को चेक नहीं करती, कुछ इंडेक्स रह जाएंगे क्योंकि स्क्वायर्स में ऐड कर रहे हैं ना, जैसे 56 के बाद हमने 7 इंडेक्स चेक ही नहीं किया, तो इट में पॉसिबल कि इंडेक्स 7 फ्री है, लेकिन हमारा ये फॉर्मूला कभी 7 इंडेक्स जनरेट ही नहीं करेगा। तो जितने इंडेक्स इसमें लूप 10 टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स में जितने इंडेक्स जनरेट हुए, अगर वो सारे इंडेक्स ऑक्यूपाइड है तो आपकी टेबल में स्पेस होते हुए भी यू आर नॉट एबल टू सेव द कीज, है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक रीहैशिंग। क्वाड्रेटिक रीहैशिंग के बाद नेक्स्ट आता है डबल हैशिंग। नेक्स्ट टेक्निक टू हैंडल कोलिजन इज डबल हैशिंग। तो व्हाट इज डबल हैशिंग? तो डबल हैशिंग में जब कोलिजन होता है तो यू मेक यूज ऑफ अनदर हैश फंक्शन, आप दूसरे हैश फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपका ओरिजिनल हैश फंक्शन क्या है कि मॉडर्न, या हम यहाँ पे 10 लेंगे, उसको n को मैं 10 लिख दूंगी, है ना। तो ये मेरा ओरिजिनल हैश फंक्शन है, इसने कोलिजन क्रिएट किया तो मैं एक अनदर हैश फंक्शन यूज करूंगी h2, ठीक है। अनदर हैश फंक्शन आई विल यूज h2, और h2 क्या होगा, तो ये भी सपोज k मॉड सम अदर नंबर, k मॉड p वेयर p सम प्राइम नंबर, कुछ भी हो सकता है, तो h2k इज k मॉड p, ओके। ओरिजिनल हैश फंक्शन में तो जो n है वो n के आपके हैश टेबल की साइज, लेकिन यहाँ p कुछ भी हो सकता है, यूजुअली p एक प्राइम नंबर होता है बट इट कैन बी एनी नंबर। अब आपको क्या होगा, तो आपका एक्चुअल में डेटा कहाँ हैश होगा, दैट इज hk। तो hk इक्वल टू, इसको मैं h1k कह देती हूँ, जो ओरिजिनल ने रिटर्न किया था वो h1k प्लस i इंटू h2k और मॉड फिर n। जैसे अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं सबसे पहले, ये मेरा ओरिजिनल हैश फंक्शन है, इफ इट प्रोड्यूस कोलिजन तो मैं h2k कंप्यूट करूंगी, और फिर एक्चुअल में मेरा डेटा कहाँ मैप होगा मैं इससे कंप्यूट करूंगी। जैसे n को हमने ले लिया 10 और p मैंने ले लिया, n 10 क्यों लिया, क्योंकि हमारे हैश टेबल का साइज 10 है, और p मैंने ले लिया सपोज 7। आई वॉन्ट टू इंसर्ट वेरी फर्स्ट, मेरी इनिशियली पूरी हैश टेबल एम्प्टी है, तो आई वॉन्ट टू इंसर्ट 46, तो 46 तो इंडेक्स 6 पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, 46 मॉड 10 इज 6, इंडेक्स 6 एम्प्टी, 46 यहाँ आ गया। अब मुझे बताएंगे वेयर आई विल स्टोर 56, तो आपको आई की वैल्यू गिवन होगी, और इफ नॉट गिवन इसको आप 1 ले लेंगे ना। h2k भी आपको गिवन होगा, h1k भी आपको गिवन है, जो भी गिवन है, तो 56 कहाँ मैप होगा, तो सबसे पहले तो 56 को 10 से रिमाइंडर लिया, इंडेक्स 6 एम्प्टी नहीं है, तब हमको डबल हैशिंग अप्लाई करनी, सेकंड हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे k को कितना रखा 56, 56 मॉड 7 कितना आ जाएगा 56 मॉड 7, ठीक है। तो
ये 56 इज डिविजिबल ऑफ 7, तो ये तो 0 हो गया, है ना। और अगर I 1 है तो k कितना था मेरा, ओरिजिनल हैश फंक्शन ने 6 रिटर्न किया था, प्लस कौन सा इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है। इट इज द एग्जांपल जहाँ हमारी डबल हैशिंग फेल हो गई। तो यूजुअली यहाँ पे ये भी बहुत इसी चीज को ध्यान में रखें, 1 प्लस b किया जाता है। यहाँ देखा ना आपने क्यों फेल होगी, क्योंकि यहाँ पे भी इंडेक्स 0 आ गया, 56 7 का डिविजिबल था, तो 56 मॉड p 0, तो ये 6 I 1 है तो 1 इंटू 0 इज 0, तो 6 मॉड 10 इज 6। तो डबल हैशिंग ने भी वापस यही रिटर्न कर दिया। इसलिए यूजुअली सेकेंड हैश फंक्शन में आप देखना आपको सही मिलेगा 1 प्लस के मॉड पी, तो सेम इंडेक्स रिटर्न करे तो भी एक डिफरेंस इंडेक्स तो आपको मिल जाए। तो यूजुअली इट इज नॉट ओनली के मॉड पी, इट इज 1 प्लस के मॉड पी। ओके, चलिए तो अब मुझे बताएंगे कि एट विच इंडेक्स 56 विल बी मैप्ड। तो 46 तो इंडेक्स 6 पे मैप हो गया, 56 कहाँ मैप होगा, तो मॉड अगर p मैंने 7 लिया है तो 56 मॉड 7 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो s2k कितना आ गया 1, तो 6 और I ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इज 1 इंटू 1 इज 1, तो 6 प्लस 1 7, 7 मॉड 10 इज 7, तो 56 विल बी एट इंडेक्स 7। क्लियर टू एवरीवन। तो डबल हैशिंग कैसे वर्क कर रही है, और I की वैल्यू गिवन नहीं है तो कंसिडर इट टू बी 1, ऐसे तो गिवन होगी, इफ नॉट गिवन तो आप 1 लेना है ना। कॉन्स्टेंट्स अगर गिवन नहीं होते हैं तो कंसिडर देम एज 1। और ये h1 के h2 के कुछ सा नहीं अज्यूम करना, दे आर ऑलवेज गिवन टू, दिस फंक्शंस आर ऑलवेज गिवन टू। चलिए तो अब ये करके ओके सॉरी, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है डबल हैशिंग पे, फिर हम फाइनली आगे कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी हैश फंक्शन इज k मॉड 23 और सेकेंडरी हैश फंक्शन है 1 प्लस k मॉड 19। Assume that the table size is 23. अच्छा एक मिनट, और ये I मतलब सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको क्या फंक्शन बताया था, I की वैल्यू 1 नहीं लेनी है ना। फर्स्ट प्रॉप करेंगे, फर्स्ट जब ट्राई करेंगे तो I 1 लेना है, सेकंड ट्रायल के लिए I 2 लेना है, क्योंकि अगर आपको 50 से फर्स्ट ट्रायल में 57 मिला, 57 भी ऑक्यूपाइड है, तो अब I 2 रख के सेकंड थर्ड चांस में क्या मिलेगा वो आपको देखना है। तो I इज अ नंबर ऑफ प्रॉब, सबसे पहले I 1 रखेंगे, अगर वो जो इंडेक्स मिला वो ऑक्यूपाइड है तो नेक्स्ट इंडेक्स आप फाइंड करेंगे I इक्वल टू 2 के लिए, फिर नेक्स्ट इंडेक्स फाइंड करेंगे I इक्वल टू 3 पुट करने के लिए। तो I को 1 नहीं रखना, फॉर फर्स्ट प्रॉब, फॉर फर्स्ट ट्राई आप I को 1 रखेंगे, है ना। सेकंड ट्राई के लिए I को 2 रखना है। तो चलिए बताइए, कंसीडर अ डबल हैशिंग स्कीम इन विच द प्राइमरी हैश फंक्शन इज k mod 23, secondary hash function is h2k mod 23 19. Assume that the hash table size is 23, then the address written by prob 1, है ना। तो बेसिकली सबसे पहले h1k कंप्यूट करेंगे, कितना आएगा h1k, तो आपकी की क्या इंसर्ट करनी है, तो 90 कहाँ आएगा, तो प्रॉप 1 क्या सॉरी इनिशियल क्या रिटर्न कर रहा है, तो इट इज 90 मॉड 23।
तो सबसे पहले 90 को 23 से रिमाइंडर लिया तो कितना आया 21. 93 मॉड 90 मॉड 23 इज 1, है ना. चलिए अब S2K कंप्यूट करो. व्हाट इज S2K? तो 1 प्लस K क्या है आपका 90 मॉड 90. तो यस, व्हाट इज 90 मॉड 90? फाइंड H1K is 21, H2K is 19 mod 90. तो ये कितना आ रहा है? इट इज 14. सही है ना अभी तक? 14 प्लस 1 15. 90 मॉड 19 इज 14. 14 प्लस 1 कितना आ रहा है? इट इज 15. सभी एग्री? तो H1K और H2K की डिफरेंट वैल्यू आ गई. अब फर्स्ट प्रॉब में कहाँ जाके मैप होगा? तो हमने क्या पढ़ा है कि डबल हैशिंग का फॉर्मूला क्या? H1K प्लस I इज अ नंबर ऑफ प्रॉब इनटू H2K mod size of your table. तो H1K is 21. फर्स्ट प्रॉब है तो I को 1 रखेंगे. S2K कितना है 15. 1 into 15 is 15 mod 23. ठीक है. तो 21 प्लस 15 mod 23 कितना होगा? तो इट कम्स आउट टू बी 13, है ना. तो किस इंडेक्स पे आपका डेटा सेव होगा? 13. तो फर्स्ट प्रॉब में 13 पे. अब सिंपल सा बता दें सेकंड प्रॉब पे कहाँ जाएगा. तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको डबल हैशिंग समझ में आ गई. H with इंडेक्स योर डेटा विल बी सेव्ड इन सेकंड प्रॉब. सेकंड प्रॉब पे डेटा कौन से इंडेक्स पे सेव होगा? तो सेकंड प्रॉब के लिए कुछ नहीं करना, इक्वल टू 2 रखना है. तो 21 प्लस 2 इंटू 15. 2 इंटू 15 इज 30 मॉड 23. तो ये कितना हो गया 51 मॉड 23. इज हाउ मच 5, है ना. तो 51 मॉड 23 इज 5. तो सेकंड प्रॉब पे योर डेटा, फर्स्ट प्रॉब पे ओरिजिनली 21 को ट्राई किया, इंडेक्स 21 फ्री नहीं है. तो किसको ट्राई किया 13 को, 13 भी फ्री नहीं है. तो इट विल ट्राई द इंडेक्स 5. तो ये हमारी कौन सी मेथड हो गई? डबल हैशिंग. ओके. तो ये कॉलिजन को हैंडल करने के 2 तरीके देखे थे हमने. एक ओपन एड्रेसिंग और दूसरा लीनियर चेनिंग. तो ओपन एड्रेसिंग की 3 टेक्निक्स हमने डिस्कस की. फर्स्ट टेक्निक इज लीनियर प्रोबिंग, सेकेंड टेक्निक इज क्वाड्रेटिक रिहैशिंग या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और थर्ड टेक्निक इज डबल हैशिंग. ओके. सेकेंड वन टू हैंडल इज चेनिंग. कॉलिजन को हैंडल करने के नेक्स्ट टेक्निक क्या होती है? तो इट इज चेनिंग. तो बेसिकली व्हाट इज चेनिंग? चेनिंग क्या होती है? तो चेनिंग में आप डेटा को अरे में स्टोर नहीं कर रहे हैं. इट इज द अरे ऑफ पॉइंटर्स. आपकी अरे का इंडेक्स वही, आपकी हैश टेबल, अरे या हैश टेबल जो भी वर्ड यूज करो. सबसे पहले इंडेक्स 0 आया. इंडेक्स 0 हमारा हैश फंक्शन वही है, HK इक्वल टू K mod 10. सबसे पहले सपोज 44 आई कि हमको इंसर्ट करनी 44 mod 10 इज 4. तो हम यहाँ पे 44 स्टोर नहीं करेंगे, हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे जिसमें हम 44 स्टोर करेंगे और यहाँ पे उस नोड का एड्रेस करेंगे. नेक्स्ट की आई 54. 54 को क्या करोगे? तो यहाँ पे 54 का इंडेक्स भी 4 आ रहा है.
तो यहाँ पे आपकी एक चेन होगी जिसमें वो सारे मिल जाएंगे जिनका इंडेक्स 4 है। 23 आया, 23 नहीं लेते, 47 लिया, तो 47 mod 10 is 7, तो 47 यहाँ आ गया। 77 कहाँ आएगा? तो अगेन 77 का इंडेक्स 10, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट होगी जिसमें सारे 7 इंडेक्स वाले होंगे, तो कॉलिजन हैंडल करना इजी हो गया, है ना। अगर इंडेक्स 4 आ रहा तो यहाँ की लिंक लिस्ट में सर्च कर लो, इंडेक्स 7 आ रहा तो इस लिंक लिस्ट में सर्च कर लो। ओके, चलिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपका हैश फंक्शन फिर बहुत इम्प्रॉपर है, फॉर एवरी की इट क्रिएट्स इट रिटर्न्स द इंडेक्स 4, तो क्या होगा, सारे यहीं पे लगते जाएंगे, 64, 84, 94, तो सारी की इंडेक्स 4 पे आ गई, तो इंडेक्स 4 क्या हो गया, ओवरलोडेड हो गया। अब आपको 84 सर्च करना है तो इस लिंक लिस्ट में सर्च करना पड़ेगा, और फिर ये अगेन कौन सी सर्च हो गई, लीनियर सर्च। अगर मैं इसको थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर के टर्म में बोल रही हूँ, हमारा हैशिंग का पर्पस है कि हम कांस्टेंट टाइम में ऑर्डर 1 सर्च कर लें, लेकिन अगर आपका हैश फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो चेनिंग कुड रिजल्ट इन ऑर्डर इन, क्योंकि लिंक लिस्ट में कौन सी सर्चिंग टेक्निक लग सकती है, तो ओनली सर्चिंग टेक्निक जो लिंक लिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं लीनियर सर्च, और फिर हमारा सर्चिंग का टाइम केवल क्या होगा, इट इज ऑर्डर n। ओके, क्लियर सभी को? चलिए, तो ये हमने कौन सी टेक्निक देखी, हैशिंग। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज, हैशिंग क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू चूज अ हैश फंक्शन, और हम कितना भी परफेक्ट हैश फंक्शन चूज करें कॉलिजन तो होगा ही, है ना। परफेक्ट वो होगा तो कम से कम कॉलिजन प्रोड्यूस करे, बट हम कितना भी परफेक्ट हैश फंक्शन चूज करें देयर विल बी कॉलिजन। तो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू हैंडल कॉलिजन। अब ये सारा जो मैंने हैशिंग डिस्कस किया है, इट इज द हैशिंग टेक्निक फॉर मैन मेमोरी। अब हम आते हैं हमारे डेटाबेस में भी, तो हमको सर्चिंग को फास्ट करना था, तो डेटाबेस में सर्चिंग को कैसे स्पीड अप किया जाए। तो डेटाबेस में सर्चिंग को स्पीड अप करने के लिए एक तो इंडेक्सिंग पढ़ा था, लेकिन इंडेक्सिंग में हमने कहा था कि स्टिल वी नीड टू सर्च, तो इसलिए फिर हम क्या यूज करते डेटाबेस में भी हैशिंग। तो 2 हैशिंग टेक्निक में डेटाबेस के लिए डिस्कस करी हूँ, एक है स्टैटिक हैशिंग और सेकंड वन इज एक्सटेंसिबल हैशिंग। तो व्हाट इज स्टैटिक हैशिंग एंड एक्सटेंसिबल हैशिंग। सपोज आपने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट की है, स्टैटिक हैशिंग में एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन आपका डेटाबेस एक हैश फंक्शन चूज कर लेता है। तो आपके डेटाबेस ने एक हैश फंक्शन चूज किया कि जो भी की इंसर्ट करनी है mod 4, है ना। डेटाबेस में आपके पास क्या होते हैं, ब्लॉक्स, और आपका डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है। हैशिंग में उन ब्लॉक्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बकेट्स। तो अगर हमने, और एक बकेट में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं आएगा, एक बकेट में मैं अज्यूम करती हूँ कि 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाता है ना। तो हमने बिकॉज हैश फंक्शन चूज किया की mod 4, तो इनिशियली आपका डेटाबेस 4 बकेट्स क्रिएट करके रखेगा। ये बकेट 0, बकेट मतलब ब्लॉक ही है ना, ये बकेट 0, उसमें वो सारे रोल नंबर्स आएंगे जिनका इंडेक्स 0। बकेट 1 कंटेन ऑल द रोल नंबर्स विद इंडेक्स 1, बकेट 2 कंटेन्स ऑल द रोल नंबर विद रिमाइंडर 2, और बकेट 3 कंटेन्स ऑल द रोल नंबर विद रिमाइंडर 3। ओके, तो बिकॉज डेटाबेस ने चूज किया की mod 4, ये स्टैटिक हैशिंग में डिस्कस कर रही हूँ, है ना। तो 4 बकेट डिसाइड कर, एक बकेट में 4 रिकॉर्ड आ सकते हैं। अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि सपोज रोल नंबर 10 आया है, तो 10 विल बी स्टोर्ड इन विच बकेट, रोल नंबर 10 का डेटा किस बकेट में सेव होगा। तो आपकी की है 10 mod 4 इज कितना, तो 10 mod 4 इज 2, तो रोल नंबर 10 का डेटा बकेट 2 में सेव होगा। बकेट 2 इज फॉर द रोल नंबर्स विथ रिमाइंडर 2, बकेट 0 इज फॉर द रोल नंबर जिसका इस हैश फंक्शन से
रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, है ना, सभी एग्री। चलिए अब मुझे बताएंगे रोल नंबर 33 कहाँ आएगा, इन विच बकेट आई शुड स्टोर रोल नंबर 33। तो 33 mod 4 is 1, तो आई शुड स्टोर रोल नंबर 33 इन बकेट 1। ठीक है, चलिए मान लिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक रोल नंबर अगेन है 34, वेयर आई शुड स्टोर 34, इन विच बकेट आई शुड स्टोर 34। तो 34 mod 4 कितना 2, तो रोल नंबर 34 का डेटा बकेट या ब्लॉक 2 में सेव होगा। कोलिजन अभी प्रॉब्लम कर रहा है क्या? नो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि एक बकेट में 4 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आ सकते हैं और ये मेरे रोल नंबर है ना, मैं जिनके बेसिस पे हैशिंग कर रही हूँ। हम किस कॉलम पे हैशिंग कर रहे हैं, तो इट इज ऑन रोल नंबर। तो ये 4 34 ये रोल नंबर से, लेकिन ये सिर्फ रोल नंबर नहीं, या रोल नंबर 10 का नेम, एड्रेस, फोन नंबर सब होगा। और एक एक ब्लॉक में 4 स्टूडेंट्स के रोल नंबर आ रहे, मैं अज्यूम कर रही हूँ। अब सपोज नेक्स्ट आता है 38, तो 38 भी कहाँ आएगा बकेट 2 में, 38 mod 4 अगेन 2, तो इट विल बी स्टोर्ड इन बकेट 2। 33 कहाँ आएगा, 33 छोड़ दो, 44 कहाँ है, 44 तो 0 आएगा, 46 कहाँ आएगा, तो 46 mod 4 इज अगेन 2, तो बकेट 2। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 रोल नंबर आ सकते थे। अब नेक्स्ट रोल नंबर आया 50, 50 किस बकेट में आएगा, तो अगेन 50 mod 4 इज 2। अब बकेट 2 तो फुल हो चुकी है, बकेट 2 में अब कोई स्कोप नहीं है फर्दर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करने का। तो व्हाट आई शुड डू, क्या मैं लीनियर प्रोबिंग अप्लाई करूं? तो डेटाबेस में कभी लीनियर प्रोबिंग अप्लाई नहीं करना है। अगर डेटाबेस में लीनियर प्रोबिंग आपने अप्लाई कर दी तो इट इज सिंपली लीनियर सर्च। B2 के बाद B3 में नहीं मिला तो B0 में पढ़ो, B0 में नहीं मिला, वो लीनियर सर्च तो हम अवॉइड करते ही हैं। तो लीनियर प्रोबिंग मैन मेमोरी में चल जाएगी कि लीनियर सर्च थोड़ा बहुत आपको एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन डेटाबेस में तो लीनियर सर्च बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना। हमारा पर्पस ही क्या है, टू रिड्यूस आवर सर्चिंग एफर्ट। तो अगर मैंने लीनियर प्रोबिंग यहाँ अप्लाई कर दी ना DBMS में, तो मेरा हैशिंग का पर्पस ही फेल हो जाएगा। ओके, तो फिर क्या करें, तो उस केस में जब रिमाइंडर 2 वाली बकेट फुल हो गई, तो आई विल क्रिएट अ न्यू बकेट फॉर रिमाइंडर 2, और इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू बकेट। ठीक है, वो भी फुल हो जाए और ये सारी स्क्यू बकेट एक दूसरे से लिंक लिस्ट से कनेक्ट होगी, वो भी फुल हो गई है ना। जैसे आ गया 50, 54, 58, 62, ये भी फुल हो गई, 66, 70, 74, 78, तो अनदर स्क्यू बकेट। तो ऐसे आप स्क्यू बकेट्स क्रिएट करते जाएंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा स्क्यू बकेट क्रिएट होगी उतना ज़्यादा लीनियर सर्च लगेगी, और हम वह तो अवॉइड करना ही चाहते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद स्टैटिक हैशिंग? तो स्टैटिक हैशिंग में डेटाबेस ने mod 4 क्यों चूज किया? तो उसने इनिशियली गेस किया था कि ये फाइल इतनी ग्रो हो सकती है, स्टूडेंट टेबल में इतने रिकॉर्ड्स आ सकते हैं कि एटमोस्ट 4 ब्लॉक्स लगे, और एक्चुअल में स्टूडेंट टेबल केवल 4 ब्लॉक्स में स्टोर हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्टूडेंट टेबल तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। तो स्टैटिक हैशिंग का प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका डेटाबेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो आपका हैशिंग लगभग फेल हो जाएगा। तो एक सजेशन आता है कि क्यों ना बहुत बड़े नंबर से रिमाइंडर ले लिया जाए, k mod 10⁻⁶। तो आप इनिशियली कितनी बकेट लेके चलोगे, 10⁻⁶, लेकिन डेटाबेस में तो हार्डली हमने 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए, तो वो सारी बकेट, सारी मेमोरी हमारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो स्टैटिक हैशिंग का बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इनिशियली डेटाबेस को भी नहीं आइडिया है कि इस टेबल में कितना डेटा इंसर्ट होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, एक लिमिटेड साइज की रहेगी, सो दैट वो ये कितनी बकेट इनिशियली बुक करना ये क्लियर नहीं होता है ना। और इसीलिए क्या यूज़ किया गया, इट इज़
एक्सटेंसिबल हैशिंग। तो व्हाट इज एक्सटेंसिबल हैशिंग? ठीक है, तो एक्सटेंसिबल हैशिंग में मैं एक छोटा सा ही फंक्शन एग्जांपल ले रही हूँ कि मैं अब हम बाइनरी में भी डिस्कस कर रहे हैं। एक्सटेंसिबल हैशिंग में मैंने एक हैश फंक्शन चूज किया जो हमारी की है, ठीक है। 16 से रिमाइंडर, डेफिनेटली आपका डेटाबेस कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। टेबल कहाँ स्टोर होती है? हार्ड डिस्क में। इंडेक्सिंग भी तो हमने क्या पता कि ब्लॉक्स में हम सर्च करते, कहाँ होता है? ब्लॉक्स में, हार्ड डिस्क। ये हैशिंग इंडेक्स, ये जो इंडेक्स हैशिंग हम पढ़ रहे हैं, हैशिंग दोनों में अप्लाई होती है। मेमोरी के लिए भी एप्लीकेबल है और हार्ड डिस्क के लिए भी एप्लीकेबल है। इनिशियली जो मैंने हैशिंग के कंसेप्ट डिस्कस किए थे, लीनियर प्रॉबिंग, डबल हैशिंग, ये सब मेमोरी के लिए थे। अब जो हैशिंग टेक्निक हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज फॉर डेटाबेस, और डेटाबेस कहाँ स्टोर होता है? ऑन योर हार्ड डिस्क। ठीक है, चलिए। तो इनिशियली हमने जो हैश फंक्शन चूज किया, इट इज की मॉड 16। अच्छा, 16 से रिमाइंडर लेंगी तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी? तो 16 से रिमाइंडर लेने पे रिमाइंडर विल बी बिटवीन 0 to 15, है ना। अगर हम 15 को बाइनरी में लिखेंगे तो हमारा रिमाइंडर 4 बिट का होगा। तो हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट रिमाइंडर को नहीं यूज करेंगे। इनिशियली मैं 2 बकेट यूज करूंगी, एक 0 रिमाइंडर वाली बकेट और एक 1, ठीक है। और एक बकेट में मैं अज्यूम करी, बकेट मतलब ब्लॉक, है ना, और एक ब्लॉक में मैं अज्यूम करी कि 4 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स 4 कीज आ सकती है। अब सबसे पहले रोल नंबर 10 आया। 10 mod 4 कितना, 10 mod 16 कितना होता है? 10। और अगर मैं 10 को बाइनरी में लिखूं तो क्या होता है? 1010। तो आप पूरा कंप्लीट रिमाइंडर नहीं देखते, आप रिमाइंडर की केवल लास्ट बिट देखेंगे। अभी इनिशियली आप केवल रिमाइंडर की लास्ट बिट देखेंगे, तो लास्ट बिट इज 0। तो रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड बकेट 0 में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हैश टेबल है ना, इसमें 0 वाली बकेट और ये 1 वाली बकेट है। चलिए, अब मुझे बताएंगे रोल नंबर 21 आया, तो 21 किस बकेट में जाएगा? रोल नंबर 21 किस बकेट में जाएगा? तो 21 mod 16 कितना होता है? 5, है ना। 21 mod 16 इज 5। 5 का बाइनरी क्या होगा? 4 बिट में लिखना है। 5 के रिमाइंडर की लास्ट बिट कितनी? 1। तो 5 विल बी स्टोर्ड इन बकेट 1। तो अभी तो हमारा 2 ही बकेट में काम चल रहा है। फिर सपोज 11 आया, 11 कहाँ आएगा? इलेवन को बाइनरी में लिखेंगे तो क्या होगा? लास्ट डिजिट 1, लास्ट बिट 1, तो 11 भी बकेट 1 में आ गया। सपोज 13 आया, 13 mod 16 कितना हो जाएगा? 13। 13 को बाइनरी में लिखेंगे तो क्या होगा? 1101। अगेन लास्ट बिट 1, तो 13 यहां आ गया। फिर 15, तो 15 mod 16 इज 15। जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको बाइनरी में लिखो। रिमाइंडर की लास्ट बिट 1, तो 15 भी बकेट 1 में, है ना। चलो, अब मुझे बताएंगे 17 कहाँ आएगा? तो 17 mod 16 कितना आता है? 1। 1 का बाइनरी लिखेंगे तो 0001, तो 17 आएगा बकेट 1 में। लेकिन बकेट 1 क्या हो चुकी? इट इज फुल। फुल है तो
स्टोर करने का प्लेस ही नहीं। तो इस बकेट को ब्रेक करूंगी मैं। ये बकेट अब 2 बकेट्स में, अभी मैं रिमाइंडर की केवल एक ही बिट देख रही हूँ, अब रिमाइंडर की 2 बिट्स देखेंगे। तो फिर से मैं लिखती हूँ, इस बकेट को रीडिस्ट्रीब्यूट, इसको नहीं करेंगे, अब ये फुल नहीं हो तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इस बकेट को आप ब्रेक कर देंगे, जो बकेट फुल हो रही है उस बकेट को आप ब्रेक कर देंगे, है ना। तो ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, 5 mod 16 कितना था, 5। अब 5 का बाइनरी क्या है, 0 1 0 1। फिर 5 के बाद क्या था, 11। 11 mod 16 इज 11। 11 का बाइनरी 1 0 1 1। फिर 13 का बाइनरी क्या था, तो 13 mod 16 इज 13। 13 का बाइनरी था। और फाइनली 15 का बाइनरी। और लास्ट में हमने क्या इंसर्ट किया था, 17, जिसपे हमको ब्रेक करनी पड़ी थी। तो 17 mod 16 इज 1 और 1 का बाइनरी 0 0 0 1। तो 17 के स्टोर करने के लिए प्लेस नहीं था, तो मुझे इस बकेट को ब्रेक करना होगा। और अब मैं 2 डिजिट देखूंगी, 2 बिट्स देखूंगी। तो दोनों है ना, 2 बकेट होगी, एक में रिमाइंडर 0 1 होगा और एक में रिमाइंडर 1 1 होगा। तो अब ये बकेट 2 बकेट में ब्रेक होगी, 0 1 और 1 1। इसमें वो सारे आएंगे जिसमें 0 1 है, और उसमें वो डेटा आएंगे जिसमें रिमाइंडर की लास्ट बिट 1 1 है। 5 कहाँ जाएगा, तो 5 का लास्ट बिट 0 1 है, तो 5 इस बकेट में जाएगा। आप पहले रिमाइंडर की 1 बिट देख रहे थे, अब आप रिमाइंडर की 2 बिट देख रहे हैं। और अभी जिनका रिमाइंडर की लास्ट बिट 0, उनके लिए तो एक ही बिट देखनी है ना। अब बताओ मुझे 11 कहाँ जाएगा, इस फर्स्ट बकेट में या सेकंड बकेट में। तो 11 की लास्ट 2 बिट 1 1 है, तो 11 इस बकेट में जाएगा। 13 का डेटा, तो 13 की लास्ट बिट है 0 1, तो 13 का डेटा ऊपर वाली बकेट में। 15 लास्ट बिट 1 1, तो 15 का डेटा इस बकेट में। और 17 की लास्ट बिट 0 1, तो 17 का डेटा इस बकेट में, है ना। तो फॉर सम डेटा हम रिमाइंडर की बिट 1 बिट देख रहे हैं, फॉर सम डेटा हम रिमाइंडर की 2 बिट देख रहे हैं। तो रिमाइंडर की मैक्सिमम कितनी बिट्स अभी तक हमने देखी, इट इज 2। तो हम क्या कहेंगे, हमारी ना बकेट की डेप्थ होती है, इस बकेट में रिमाइंडर की 1 ही बिट देख रहे हैं, तो इसकी डेप्थ 1। इन बकेट में रिमाइंडर की 2 बिट देख रहे हैं, तो इन बकेट्स की डेप्थ 2 है। तो लोकल डेप्थ ऑफ दिस बकेट इज 1, लोकल डेप्थ ऑफ दिस 2 बकेट इज 2। और व्हाट इज ग्लोबल डेप्थ, तो लार्जेस्ट लोकल डेप्थ इज ग्लोबल डेप्थ। तो लार्जेस्ट लोकल डेप्थ कितनी, 2। तो इस पूरे होशिंग की स्कीम की ग्लोबल डेप्थ 2 है, इस बकेट की 1, इन दोनों बकेट की 2 2 है ना। अब ये जब बकेट फुल हो जाएगी तो फिर रिमाइंडर की कितनी बिट देखोगे, ब्रेक करोगे, रिमाइंडर की 3 बिट देखोगे। फिर 3 बिट वाली बकेट फुल हो जाएगी तो फर्दर ब्रेक करोगे, रिमाइंडर की 4 बिट्स देखोगे। तो जैसे जैसे आपका डेटाबेस ग्रो हो रहा है वैसे वैसे बकेट्स बढ़ रही है। और मैक्सिमम कितनी बकेट्स हो सकती है, तो मैक्सिमम रिमाइंडर के लिए 4 बिट्स है, तो 4 बिट्स है, तो मैक्सिमम इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 16 से ज्यादा बकेट नहीं हो सकती। हम रिमाइंडर की सारी बिट देख रहे हैं। तो ये तो मैंने एग्जांपल छोटा रखने के लिए रिमाइंडर बहुत छोटे नंबर से लिया 16 से। प्रैक्टिकली आप 2 to the power 100 या 2 to the power ऐसे बड़े नंबर से लेंगे तो ग्रो होते हुए, अगर मैंने रिमाइंडर 16 से लिया है तो मैक्सिमम पॉसिबल बकेट 16 हो सकती, मिनिमम 2 बकेट और मैक्सिमम 16 बकेट्स। तो आप रिमाइंडर अगर 10 to the power 6 से लेंगे तो मिनिमम तो 2 बकेट लगनी है, क्योंकि पहले तो आप रिमाइंडर की 1 ही बिट देखते थे। और ग्रो होते होते एटमोस्ट कितनी बकेट हो सकती है, 10 to the power 6। और ग्रेजुअली बकेट्स बढ़ रही, जैसे जैसे डेटाबेस ग्रो कर रहा है वैसे बकेट बढ़ रही, रैंडमली नहीं बढ़ रही है। तो ये हमारी कौन सी हैशिंग हो गई, इट इज एक्सटेंसिबल हैशिंग, और ये बहुत सक्सेसफुल है। और अगर एक्सटेंसिबल हैशिंग हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे सर्चिंग की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम बहुत बड़ा हैश फंक्शन चूज करते हैं और इतना बड़ा डेटाबेस ग्रो हो जाए बहुत रेयर केस होता है। हाँ, लेकिन अगर मेरे 10 to the power 6 अगर मैंने चूज किया है तो एटमोस्ट इतनी बकेट हो सकती है, और इससे ज्यादा बकेट भी लग जाएगी अगर, तब जाके मेरा हैशिंग फंक्शन फेल होगा।
लेकिन इतनी है इससे कम बकेट में मुझे बिल्कुल सर्च नहीं करना पड़ेगा। मेरा हैश फंक्शन डायरेक्ट मुझे बकेट नंबर दे देगा कि इस बकेट में जाके आपको रोल नंबर 5 मिलेगा, है ना। तो एक्सटेंसिबल हैशिंग डेटाबेस में काफी सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड है और आपका सर्चिंग एफर्ट्स बिल्कुल जीरो है, कोई सर्च ही नहीं करना पड़ता है और डेटाबेस कितना भी ग्रो कर क्यों ना कर जाए ये मैनेज कर लेता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हैशिंग इतनी ही सक्सेसफुल है तो क्या हम सर्चिंग को एलिमिनेट कर दें? सर्चिंग इंडेक्सिंग हटाइए, इंडेक्सिंग की क्या जरूरत है, हैशिंग इतना सक्सेसफुल तो हो गया। तो क्या जब हैशिंग इतना सक्सेसफुल है तो मेरा आपसे क्वेश्चन है इंडेक्सिंग इज रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड? तो इंडेक्सिंग की जरूरत है क्या जब हैशिंग में आपको सर्च ही नहीं करना पड़ रहा? इंडेक्सिंग में तो मैंने कहा था सर्च भी करना पड़ता है, हैशिंग में सर्च ही नहीं करना पड़ रहा है। तो हैशिंग का कोई लिमिटेशन आपको दिख रहा है? तो फर्स्ट लिमिटेशन कि अगर हैशिंग में मैंने रोल नंबर पे किया, ये 5, 10, 15 ये रोल नंबर से, तो रोल नंबर 5 का डेटा कहाँ है? तो आई अप्लाई द हैश फंक्शन, आई गेट बकेट नंबर 01 और 01 से डायरेक्ट इसका एड्रेस मिल गया मुझे। तो अगर रोल नंबर पे मैंने हैशिंग की है तो रोल नंबर पे अगर क्वेरी आती है तो मैं आई कैन सक्सेसफुली हैंडल विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। लेकिन नेम पे अगर कोई क्वेरी आई तो ये हैश फंक्शन फेल हो गया, इसको नेम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसने तो डेटा स्टोर कर रखा ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर ओनली, है ना। तो एक तो ये प्रॉब्लम होगी। तो मुझे नेम रोल नंबर पे अगर हैशिंग की है तो रिमेनिंग कॉलम पे तो आई नीड टू क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। चलिए मान लिया नेम पे इंडेक्स क्रिएट कर लेंगे, एड्रेस पे इंडेक्स क्रिएट कर लेंगे, रोल नंबर पे क्योंकि फ्रिक्वेंटली रोल नंबर पे ही क्वेरी होती है तो मुझे रोल नंबर पे इंडेक्स हैश क्रिएट करना है, बाकी सब पे इंडेक्स। तो मान लिया, चलिए अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैंने रोल नंबर पे हैशिंग की है तो क्या रोल नंबर पे इंडेक्स करना जरूरी है? इंडेक्स की कोई जरूरत ही नहीं अब तो रोल नंबर पे। तो नो, स्टिल इंडेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर रोल नंबर। व्हाई? अब आपको क्वेरी आई कि 1 से 1000 तक के जितने भी रोल नंबर्स हैं उनके नेम चाहिए। अब आप 1 पे हैश फंक्शन अप्लाई करोगे, 1 कहाँ है, 2 पे अप्लाई किया, 2 नहीं मिला, तो 1 से 1000 सबके लिए आपको सर्च करना होगा। जबकि अगर में आपने B+T इंडेक्स क्रिएट किया तो आपने क्या पढ़ा था कि 1 को सर्च करते करते नीचे आ जाओ, उसके बाद तो आपको सर्च ही नहीं करना, सारे रोल नंबर एक के बाद एक के बाद एक मिलते जाएंगे आपको। तो 1 के बाद 10 है कि 2 है कि 3 है उसकी भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। और इन क्वेरीज को क्या कहते हैं हम? रेंज क्वेरीज। तो इक्वल वाली क्वेरी के लिए बेस्ट कौन है? हैश। लेकिन रेंज क्वेरीज के लिए स्टिल कौन बेटर है? B+T इंडेक्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे डेटाबेस ने नेम रोल नंबर पे हैशिंग की है तो उसको रोल नंबर पे इंडेक्स क्रिएट नहीं करना है, उसको रोल नंबर पे फिर भी इंडेक्स क्रिएट करना है, क्योंकि रेंज क्वेरी के लिए इंडेक्सिंग इज बेटर देन हैशिंग। तो अगर आपसे पूछा है कि सिलेक्ट रोल नंबर इक्वल टू 10 फ्रॉम EMP, तो इस क्वेरी के लिए व्हाट यू प्रिफर, हैश या इंडेक्स? इस क्वेरी के लिए आप हैश को प्रिफर करेंगे कि इंडेक्स को प्रिफर करेंगे? तो इक्वल क्वेरी के लिए मैं हैश को प्रिफर करूंगी। 10 का 16 से रिमाइंडर लिया, रिमाइंडर 10 का इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 पे जाके पढ़ लिया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो इक्वल क्वेरी के लिए आई विल प्रिफर हैश। लेकिन रेंज क्वेरी के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where roll number between 10 and 1000। तो रेंज क्वेरी के लिए व्हाट आई विल प्रिफर? B+T इंडेक्स। तो इक्वल क्वेरी के लिए हैश इज प्रिफर्ड और रेंज क्वेरी के लिए B+T इंडेक्स इज प्रिफर्ड। तो हैशिंग इज नॉट द एलिमिनेशन ऑफ इंडेक्सिंग, ये हमारी सर्च में इंप्रूव करने के लिए अनदर टेक्निक है जो इक्वल वाली सर्च को इंप्रूव कर सकती है, ठीक है। चलिए अब फाइनली हमारा हैशिंग में एक कंसेप्ट होता है यूनिवर्सल हैशिंग। तो व्हाट इज यूनिवर्सल हैशिंग?
मेन मेमोरी के लिए ही कंसेप्ट है, नॉट फॉर डेटाबेस। डेटाबेस के लिए तो उतना ही था, केवल क्या था, स्टैटिक हैशिंग और एक्सटेंसिबल हैशिंग। बाकी जो भी कंसेप्ट हमने आज हैशिंग के पढ़े वो किसके लिए पढ़े, फॉर मैन मेमोरी। ओके, तो ये कंसेप्ट भी मैं मैन मेमोरी के लिए यूज कर रही हूँ। सपोज आपको एक फिक्स हैश फंक्शन, कोई एक सॉफ्टवेयर है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन रोज मॉर्निंग में रन करता है, फिर इवनिंग में उस सॉफ्टवेयर का शट डाउन करके बैकअप है ना, हम सारा बैकअप लेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर हमने उस सॉफ्टवेयर को रन किया। जैसे स्टॉक मार्केट है, हर मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, इवनिंग में क्लोज हो जाएगा, फिर मॉर्निंग में उसका सॉफ्टवेयर रन होगा, इवनिंग में क्लोज हो जाएगा। वो क्या कर रहा है, वो मेन मेमोरी में डेटा को सेव कर रहा है, और मेन मेमोरी में डेटा को सेव करने के लिए वो एक पर्टिकुलर हैश फंक्शन यूज करता है, एक फिक्स हैश फंक्शन यूज करता है। जैसे हमारा जो मेन मेमोरी में डेटा सेव करना, उसका स्लॉट 100 का है, तो वो क्या यूज कर रहा है, की मॉड 100, है ना, क्योंकि जो स्लॉट में डेटा स्टोर करना है उसकी साइज 100 की है, तो व्हाट योर फंक्शन यूज, की मॉड 100। अब डेली आपका सॉफ्टवेयर रन होता है और यही फंक्शन हमेशा यूज करता है, तो कोई मैलिशियस एडवर्सरी या जिसको हम कहते हैं हैकर, वो अगर जिस दिन आपकी क्रैक कर लेगा, है ना, स्टॉक मार्केट में भी सारा इनपुट कौन दे रहा है, कोई दूसरा यूजर दे रहा है। आपके वेबसाइट पे भी आके इनपुट कौन दे रहा है, कोई दूसरा यूजर, और उसने कभी क्रैक कर लिया कि यू आर यूजिंग दिस हैश फंक्शन टू स्टोर डेटा। अब ये फेल कब हो जाएगा, तो ये फेल कब हो जाएगा, 100 से रिमाइंडर लेते तो रिमाइंडर की लास्ट 2 कीज, तो वो ऐसी कीज इंसर्ट करता जाएगा आपके सॉफ्टवेयर को फेल करने के लिए, जिसका रिमाइंडर क्या आता जाएगा, 66। तो इंटेंशनली वो पर्सन ऐसी कीज इंसर्ट करेगा कि आपकी हैशिंग स्कीम क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिन पे चांसेस है, पॉसिबल है कि कोई एक्सटर्नल एडवर्सरी का अटैक हो सकता है, कोई हैकर उसको क्रैक कर सकता है, तो वहां पे अगर हम एक ही हैश फंक्शन रोज यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमारा सॉफ्टवेयर किसी न किसी दिन फेल हो जाएगा, हैशिंग हमारी फेल हो जाएगी। वो इसी की इंसर्ट करने को देगा हमेशा जो एक ही जगह मैप होगी, क्योंकि ही क्रैक्स योर हैश फंक्शन। तो फिर क्या किया जाए, तो इन दैट केस हमारे पास ऑप्शन होता है यूनिवर्सल हैशिंग। तो व्हाट इज यूनिवर्सल हैशिंग, तो यूनिवर्सल हैशिंग इज नथिंग बट द सेट ऑफ हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का एक सेट है, हमारा सॉफ्टवेयर उस सेट में से रोज एक नया हैश फंक्शन चूज करेगा, और रैंडमली किस दिन कौन सा हैश फंक्शन चूज किया वी डोंट नो, और वो रैंडमली हैश फंक्शन चूज करेगा। तो उस मेलिशियस पर्सन के लिए, उस हैकर के लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि आज आपका कौन सा है, वो आज क्रैक करेगा, फाइंड करेगा, तब तक तो आपका डे शायद कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए फाइंड करना डिफिकल्ट होगा कि कौन सा हैश फंक्शन आज चूज किया गया है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल हैशिंग, तो इन यूनिवर्सल हैशिंग वी आर हैविंग अ सेट ऑफ हैश फंक्शन, और उस हैश फंक्शन के सेट में से हम कोई एक हैश फंक्शन चूज करेंगे फॉर आवर डे टू डे, फॉर आवर रेगुलर ऑपरेशन, और रोज हम उस हैश फंक्शन को चेंज कर जाएंगे, सेम हैश फंक्शन से हम वर्क नहीं करेंगे, है ना। और अगर हम यूनिवर्सल हैशिंग चूज करते हैं तो 2 डिफरेंट हैश फंक्शन सेम की के लिए 2 डिफरेंट, अगर मेरा हैश स्लॉट m है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रही हूँ क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे, तो अभी तो सिर्फ ये कि जैसे यहाँ पे मेरा हैश स्लॉट कितना है, 8 है, स्लॉट कितने 8 है, साइज ऑफ हैश टेबल इज 8। तो 2 सेम की, अगर फर्स्ट हैश फंक्शन है h के और सेकंड हैश फंक्शन है g के, तो यूनिवर्सल हैशिंग में से मेरे पास बहुत सारे सेट ऑफ हैश फंक्शंस होते हैं, और हमारा सॉफ्टवेयर इस सेट में से रैंडमली किसी एक को चूज करेगा। आज एच के को चूज किया, नेक्स्ट डे जी के को चूज करेंगे, नेक्स्ट डे किसी और को चूज करेंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जैसे 10 के लिए H10 इंडेक्स 0 रिटर्न कर रहा है, तो G10 भी इंडेक्स 0 रिटर्न करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं उसके डेरिवेशन में नहीं जा रही हूँ, देखो सिंपली ये बता रही हूँ कि अगर मेरे हैश टेबल का स्लॉट m है तो 1/m इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सेम कीज 2 डिफरेंट हैश फंक्शन रिटर्न द सेम इंडेक्स।
अगर हैश टेबल की साइज m है तो 1/m इज द प्रोबेबिलिटी कि दो डिफरेंट हैश फंक्शन सेम की के लिए, की h10 भी की 10 के लिए इंडेक्स 0 रिटर्न कर रहा है, g10 दूसरा फंक्शन भी की 10 के लिए इंडेक्स 0 रिटर्न कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/m, वेयर व्हाट इज 1/m, तो स्लॉट साइज ऑफ योर व्हाट इज m 1/m तो ठीक है, व्हाट इज m, तो m इज द साइज ऑफ योर हैश टेबल, तो यहाँ मेरे हैश टेबल की साइज कितनी है 8, तो 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी कि दो डिफरेंट हैश फंक्शन सेम की के लिए सेम इंडेक्स रिटर्न करेंगे। ओके मतलब बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है, 1/m इज द स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी, उससे कम प्रोबेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है। ओके अब ऐसा कौन सा सेट ऑफ हैश, यूनिवर्सल हैशिंग का सेट कौन सा होता है कि जिसमें से हमारा सॉफ्टवेयर रोज चूज करता जाएगा, क्या एक्चुअल में ऐसा कोई सेट है भी? यस तो ऐसा सेट क्या है हमारा, तो हमारे यूनिवर्सल हैशिंग का सेट जो होता है उसमें जो हमारे हैश फंक्शंस होते हैं इट इज, तो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस इन द सेट ऑफ यूनिवर्सल हैशिंग, तो HAB ये हमारे यूनिवर्सल हैशिंग का फंक्शन है। इस सपोज हमारे हैश टेबल का स्लॉट m है और p इज एनी रैंडम प्राइम नंबर, ठीक है, तो इट इज AK प्लस B mod P mod M, it is the function of, it is the family of function, फैमिली ऑफ फंक्शन, ये तो एक ही फंक्शन है, तो ये एक फंक्शन नहीं है, यहाँ पे a और b की वैल्यू आपको पुट करनी, p इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज m, तो m इज द साइज ऑफ योर हैश टेबल, है ना। जैसे तो a की वैल्यू क्या हो सकती, तो a की वैल्यू हो सकती बिटवीन 1 2 3 अप टू p-1, और b की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो इट इज 0 1 2 3 अप टू p-1, है ना। चलिए तो सबसे पहले आज फर्स्ट डे है, तो मेरे हैश फंक्शन ने a1 और b1 चूज कर लिया, तो आज मेरा फंक्शन क्या होगा h11 के इक्वल टू, दोनों ही 1 1 है, तो इट इज जो भी मेरी की है प्लस b, सपोज जो प्राइम नंबर मैंने चूज किया 7 और मेरे हैश टेबल का साइज है 10, है ना, तो फॉर टुडे माय हैश फंक्शन इज k प्लस b mod 7 mod 10, तो बताएंगे मुझे कि अगर मेरी की है 16 तो 16 इस हैश फंक्शन से कहाँ मैप हो रही है, 16 विल मैप टू विच प्लेस फॉर दिस हैश फंक्शन, 16 विल मैप टू विच प्लेस फॉर दिस, हमारे टेबल का स्लॉट 10 है ना, हैश टेबल में 10 स्लॉट्स है, तो वेयर 16 विल मैप टू विच इंडेक्स 16 विल मैप, यस तो 16 प्लस b भी मैंने 1 लिया, a भी 1 लिया, तो 16 प्लस 1 17, व्हाट इज 17 mod 7, a और b है ना, a और b ये लिखा मैंने, व्हाट इज 17 mod 7, तो 17 mod 7 is 3, व्हाट इज 3 mod 10, तो इट इज 3, तो की कौन सी की मैंने कही थी आपसे, तो 16 मैप्स टू इंडेक्स 3, 16 प्लस b is 1, so 16 plus 1 17, 17 mod 7 is 3, 3 mod 10 is 3, तो 16 maps to index 3, है ना। चलिए अब नेक्स्ट है, ये a और b को मैं चेंज कर दूंगी, तो मेरा अगला हैश फंक्शन क्या हो सकता, a तो 1 ही रहने दिया, b could be 2, तो h12, what will be h12, तो a तो 1 है, तो इट इज k प्लस 2 mod 7 mod 10, है ना, तो इट इज h12, अब 16 कहाँ मैप होगा, तो 16 प्लस 2 18,
18 mod 7 is 4, 4 mod 10 is 4. तो इस हैश फंक्शन से वो 3 पे मैप हुआ, नेक्स्ट हैश फंक्शन से वो 4 पे मैप हुआ, है ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर P मैंने 7 लिया है तो मेरी इस फैमिली में कितने हैश फंक्शन होंगे? इफ आई टेक P as 7 तो हाउ मेनी हैश फंक्शन दिस फैमिली विल हैव? और हमारा सॉफ्टवेयर कोई एक चूज करता रहेगा, और जिस दिन जो चूज किया है, आज मैंने ये चूज किया है तो मैं इसी के अकॉर्डिंग डेटा सेव करूंगा और इसी के अकॉर्डिंग सर्च करूंगी। नेक्स्ट डे ये रहेगा तो इसी के अकॉर्डिंग सेव होगा और इसी के अकॉर्डिंग सर्च होगा। क्योंकि यूनिवर्सल हैशिंग में हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि सर्चिंग कैसे होगी। तो आप जब ये चूज किया तो इसी के हिसाब से इंसर्ट करेंगे और इसी के हिसाब से सेव करेंगे। बट यू चेंज दिस फंक्शन आफ्टर सम टाइम। पी चूज नेक्स्ट और नेक्स्ट पे सेव किया और नेक्स्ट पे करेंगे ना। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि इफ P is 7 तो हाउ मेनी डिफरेंट हैश फंक्शंस आर पॉसिबल इन दिस फैमिली? इस फैमिली में कितने हैश फंक्शन? तो यहां मैं A की वैल्यू 0 1 से 6 तक लूंगी और B की वैल्यू भी 0 से 6 तक, है ना। आप A से P-1 तक ले रहे हैं और P हमने 7 लिया है। हमने 7 अभी इसलिए लिया है कि कंप्यूटेशन हमारी इजीली हो जाए। एक्चुअल में तो हम बड़ी प्राइम नंबर लेंगे, है ना। तो A की कितनी पॉसिबल वैल्यू? 6 और B की कितनी पॉसिबल वैल्यू? 7। तो कितने कॉम्बिनेशन जाएंगे? 6 into 7 42। तो इस फैमिली में कितने डिफरेंट फंक्शन है? 42। तो 42 डेज तक तो मैं रोज नए नए फंक्शन चूज कर सकती हूँ। और ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है रियल लाइफ में। हाँ, लेकिन हैश फंक्शन में एक चीज और होनी चाहिए कि कंप्यूटेशन में कम टाइम नहीं लगना चाहिए। हम सर्चिंग का टाइम तो सेव करें लेकिन कंप्यूटेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूट करे डेटा यूनिफॉर्मली और कंप्यूटेशन में लेस टाइम ले। चलिए, तो व्हाट इज यूनिवर्सल हैशिंग, ये कंसेप्ट सभी को क्लियर। और व्हाई टू यूज यूनिवर्सल हैशिंग? टू प्रिवेंट योर फंक्शंस फ्रॉम एडवर्सरी। ये वर्ड हैवी है, मैं अगर ये वर्ड नहीं यूज करते एग्जाम में आ जाते। लास्ट ईयर हुआ था 23 के पेपर में, ये वर्ड यूज कर लिए थे, मैलिशियस एडवर्सरी। तो जो लोग पढ़ते हैं वो तो ठीक है, कुछ लोग नहीं पढ़ते बुक्स, उनको समझ में नहीं आया क्या वर्ड है। ओके, चलिए, तो हैशिंग हम यूज करें टू प्रिवेंट अवर सॉफ्टवेयर फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स। ओके, यूनिवर्सल हैशिंग, नॉट हैशिंग। यूनिवर्सल हैशिंग इज यूज्ड फॉर दिस। ओके, चलिए, तो गॉट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल हैशिंग। अब फाइनली एक लास्ट कंसेप्ट जो मुझे पहले डिस्कस करना था हैशिंग में, वो रह गया है, इज लोड फैक्टर। तो व्हाट इज लोड फैक्टर? तो लोड फैक्टर क्या होता है? जैसे सपोज मेरी हैश टेबल है, टोटल कितने स्लॉट्स है इस हैश टेबल में? तो टोटल 8 स्लॉट्स आर देयर इन दिस हैश टेबल। सपोज हमारा डेटा सेव हुआ है ऑन डिफरेंट प्लेसेस। तो आपसे पूछा व्हाट इज द लोड फैक्टर फॉर दिस टेबल। तो लोड फैक्टर क्या होता है? occupied slots divided by total slot. Occupied slot divided by total slot. तो what is occupied slot? कितने slot occupied है? तो out of 8 4 are occupied और टोटल कितने 8? तो 4 by 8 1 by 2। तो व्हाट इज द लोड फैक्टर? तो लोड फैक्टर फॉर दिस इज 0.5। ओके, चलिए, तो क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है, लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1? क्या लोड फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी? क्योंकि टोटल स्लॉट से ऑक्यूपाइड या तो इक्वल होंगे या 1 कम होंगे। तो नहीं, लोड फैक्टर कैन हैव वैल्यू मोर देन 1।
अगर हमने चेनिंग टाइप का कोई कंसेप्ट यूज किया है, चेनिंग में क्या होता है, अगेन 8 स्लॉट्स है, आपसे पूछा व्हाट इज द लोड फैक्टर और दिस, इसके लिए लोड फैक्टर क्या होगा, तो व्हाट इज द लोड फैक्टर, तो टोटल तो 8 स्लॉट्स है लेकिन ऑक्यूपाइड कितने हैं, तो अब ऐसा नहीं काउंट करना है, 2 + 3 5 6 7 8 9 10 11, इट इज 11/8, तो व्हाट इज लोड फैक्टर, तो डेफिनेटली 11/8 इज मोर देन 1, तो ये इस तरह से आप लोड 11/8 इज 1.375, तो यहाँ लोड फैक्टर क्या आ रहा है, मोर देन 1, है ना। चलिए, तो अगर आपसे लोड फैक्टर पूछा गया तो ये आएगा ना, तो हैशिंग का मैं पहले तो डेटा स्ट्रक्चर से कोरिलेट करूंगी कि डेटा स्ट्रक्चर में हम हैशिंग क्यों यूज करते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर में हमने सर्चिंग की लीनियर सर्च पढ़ी है, वो ऑर्डर एन में वर्क करती है, बाइनरी सर्च पढ़ी है, लॉग एन में वर्क करती है, तो ऑर्डर 1 में सर्चिंग करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होती है, हैशिंग, और हम अज्यूम करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का जब भी कोई क्वेश्चन हम डिजाइन करते हैं तो हम अज्यूमिंग कि हम हैशिंग यूज कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अवर हैश फंक्शन इज ऑलवेज सक्सेसफुल एंड इट ऑलवेज परफॉर्म सर्च इन ऑर्डर 1 टाइम, हम इतना एफिशिएंट हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं कि वो हमेशा ऑर्डर 1 टाइम में सर्च करता है, ओके। और डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे हैशिंग कैसे आएगी, तो स्टैटिक हैशिंग पे तो कोई ज्यादा क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते, अगर क्वेश्चन आते हैं तो इट इज ऑन एक्सटेंसिबल हैशिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हैशिंग, आई होप अब आपको हैशिंग के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बुकलेट में तो मैंने हैशिंग के क्वेश्चन डीबीएमएस में ही दिए, डेटा स्ट्रक्चर्स में नहीं दिए, अब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और आई होप आपको सारे पीवाईक्यूज बनने चाहिए, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा, है ना। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा इंडेक्सिंग और हैशिंग वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है ट्रांजेक्शंस एंड सीरियलाइजेबिलिटी, है ना। क्या है ये ट्रांजेक्शंस एंड सीरियलाइजेबिलिटी, तो व्हाट इज ट्रांजेक्शंस एंड सीरियलाइजेबिलिटी, तो जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन क्या हो गया, तो आपके अकाउंट से अमाउंट कम होना और उस कंपनी के अकाउंट में ऐड होना, ये कंप्लीट क्या हो गया, एक ट्रांजेक्शन, है ना। तो ट्रांजेक्शन क्या है, तो ये वो स्टेटमेंट का सेट है which either executed fully or should not be executed at all, या तो वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए या एग्जीक्यूट ही नहीं हो, है ना। आपके अकाउंट से तो कम हो गया लेकिन उस कंपनी के अकाउंट में जाके ऐड नहीं हुआ, तो ये वैलिड सिचुएशन नहीं है। अगर आपके अकाउंट से कम हुआ है तो उधर भी ऐड हो, और आपके अकाउंट उधर नहीं ऐड हुआ है तो आपके अकाउंट से भी कम नहीं होना चाहिए। तो इट इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट जो या तो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो या एग्जीक्यूट ही नहीं हो, पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ है तो इट इज इनवैलिड स्टेट, आपका सिस्टम किसी इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूंगी कि ट्रांजेक्शन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जब दो ट्रांजेक्शन्स एक साथ, है ना, मेनली हमारा फोकस होगा कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन का, है ना, इरा है और मल्टीपल ट्रांजेक्शन, आप भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपका ब्रदर भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, योर सिबलिंग इज परफॉर्मिंग ट्रांजेक्शन ऑन सेम अकाउंट, तो एक ही अकाउंट पे दो डिफरेंट ट्रांजेक्शंस रन हो रहे हैं,
तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय डीबीएमएस टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यही मुझे डिस्कस करना है इन ट्रांजेक्शंस एंड serializability। तो अब मैं, टाइम तो ऑल दो बचा है लेकिन मैं नया टॉपिक है तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करना चाहूँगी। तो हम कल स्टार्ट करेंगे अबाउट ट्रांजेक्शंस एंड serializability। तो आज इतना ही। आई होप आपका डीबीएमएस अच्छे से चल रहा होगा और क्वेरीज आप पर्टिकुलरली एसक्यूएल जिनको सिंपल लगता है उनको काफ़ी सिंपल लगता है, और जो फाइंड डिफिकल्ट फाइंड करते हैं उनको लगता है कि सॉल्व ही नहीं होगी। तो गेट में हमने बुकलेट में थोड़ी टफ जरूर क्वेरीज दी है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए टफ क्वेरीज की, बट आप पीवाई क्यों सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि क्वेरीज आर क्वाइट इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। तो ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना है क्योंकि एसक्यूएल तो आता ही है, तो ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना है कि, है ना, क्वेरीज डिफिकल्ट होती है। आपसे बनेगी, बिल्कुल बनेगी। एक डाउट आया है, एवरी अनक्लस्टर्ड इंडेक्स इज डेंस। क्लस्टर इंडेक्स कब होता है? तो क्लस्टर या प्राइमरी इंडेक्स के लिए योर डेटा मस्ट बी सॉर्टेड। तो अगर अनक्लस्टर्ड वर्ड यूज किया है कि मैंने अनक्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया है ऑन रोल नंबर, तो अनक्लस्टर है मतलब मेरा डेटा रोल नंबर पे सॉर्टेड नहीं है। और अगर डेटा रोल नंबर पे सॉर्टेड नहीं है तो अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है तो जो भी इंडेक्स होगा इट इज ऑलवेज डेंस इंडेक्स। तो अनक्लस्टर इंडेक्स आर ऑलवेज डेंस इंडेक्स। ठीक है, चलिए। तो अनक्लस्टर इंडेक्स ये नहीं सोचना कि हमने ये टर्म तो क्लास में डिस्कस नहीं की, क्लस्टर नहीं है तो अनक्लस्टर, क्लस्टर होने के लिए सॉर्टेड चाहिए तो अनक्लस्टर के लिए अनसॉर्टेड, है ना। चलिए, एनी अदर डाउट? तो आज इतना ही, थैंक यू।